Python database connectivity. Python database connectivity. Python database connectivity में हमें क्या करना होता है? अच्छा, अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो ये जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं जहां से आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगी। आप किसी भी बैंक में जब अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो बैंक कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहा होगा बैंक वाला। अब आपके जैसे और भी कस्टमर होंगे, उन सबकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई टेबल बना रखी होगी बैंक ने जिसमें आपका इंफॉर्मेशन लाइक आपका अकाउंट नंबर हो गया, है ना, आपका नाम हो गया, आपका बैलेंस हो गया, अकाउंट का टाइप हो गया, ओपनिंग डेट हो गई एंड सो ऑन। अब ये एक यूज़र है, ये यूज़र बैंक में जाता है और बैंक में फॉर्म भर देता है कि मेरा अकाउंट खोल दो। अब इसने कागज पे अपनी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब बैंक में जो एम्प्लॉय बैठा है, बैंक में जो बंदा बैठा है जो अकाउंट ओपन करेगा, वो आपने जो फॉर्म भरा है उसको देख देख कर अकाउंट ओपन करेगा। तो जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि इंटरनली एक इंसर्ट क्वेरी चली होगी जिसमें अकाउंट नंबर ऑटो जनरेटेड हुआ होगा, ऑटो प्राइमरी की बन गई होगी, आपका नाम, इनिशियल बैलेंस, जो भी आपका अकाउंट का टाइप है उसके हिसाब से हो गया होगा, अदर इंफॉर्मेशन आ गई होगी। तो जो बैंक की टेबल रही होगी उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि जो बैंक में बंदा बैठा है क्या उसे एसक्यूएल आती है, क्या उसने इंसर्ट क्वेरी लिखी होगी? क्योंकि इंटरनली तो ऐसा हुआ ही होगा। आपने अपना खाता खुलवाया बैंक में, आपने अपनी डिटेल दी, बैंक वाले ने फिर आपका खाता खोल दिया, तो कहीं ना कहीं टेबल के अंदर एक इंसर्ट हुई रो। अब मान लीजिए यही यूजर ये किसी एटीएम में जाता है। अब इसने अपना बैलेंस चेक करना है, तो अब इसी टेबल के अंदर से ही रिकॉर्ड आएगा हमारा। ये जो टेबल है इसी के अंदर से रिकॉर्ड आएगा। और रिकॉर्ड कैसे आएगा? आएगा टेबल से कुछ भी कब आता है? जब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी चलाई और यहाँ पर आ गया सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम टेबल नेम वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, और आपको आपका डेटा मिल जाता। अब आप पेटीएम के थ्रू भी इस काम को कर सकते हैं। पेटीएम से बैलेंस चेक कर सकते हैं, पेटीएम भी ट्रांजैक्शन करने वाला काम कर रहा है। तो अब जो ये यूजर है, इस यूजर ने कभी भी एटीएम में जाकर या पेटीएम में जाकर कभी कोई क्वेरी तो लिखी नहीं। सेलेक्ट क्वेरी टेबल चेक करने की, या अपडेट क्वेरी ट्रांजैक्शन करने की, ये सब तो कभी हम और आप लोग यूजर हो गए। हम और आप लोग तो कभी एटीएम में जाके क्वेरी लिखते नहीं है। तो ये फिर कैसे बैलेंस हमें दिखा दिया जाता है? एटीएम के मशीन पर मॉनिटर पर आ जाता है कि अवेलेबल बैलेंस इतना है। कैसे ये हो जाता है? और ये बहुत ज्यादा चांस है कि बिहाइंड द सीन एक टेबल ही है, उस टेबल के अंदर ही आपका डेटा मेंटेन किया जा रहा है। और ये फैक्ट है कि टेबल से जब भी डेटा कुछ भी मेंटेन किया जाएगा तो एसक्यूएल क्वेरी तो चलेगी चलेगी। लेकिन क्वेश्चन है कि लिख कौन रहा है? ना तो बैंक के एम्प्लॉय ने लिखी होगी क्योंकि उसे एसक्यूएल थोड़ी आती होगी, है ना, और ना ही एक यूजर को एसक्यूएल आती है। तो ये सब हो कैसे रहा है? तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आया? कॉन्सेप्ट आया कि भाई
अभी तक जो भी ये डेटाबेस वाले हैं, जो भी हमारी टेबल्स हैं, इन टेबल्स तक पहुंचने के लिए, डेटाबेस की टेबल्स तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है कि अगर ये पढ़ा लिखा यूजर है, पढ़े लिखे का मतलब ये एसक्यूएल जानने वाला यूजर है, जिसको एसक्यूएल आती है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको एसक्यूएल एडिटर दे दिया जाएगा, एसक्यूएल एडिटर दे दिया जाएगा, और आप एसक्यूएल एडिटर पर अपनी क्वेरी लिखेंगे और वो टेबल पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो रिजल्ट होगा वो उस एडिटर पे आपको दिखा दिया जाएगा और यूजर उसको देख लेगा। दूसरा रास्ता है कि हमारा यूजर एक लेमैन है, वो जानता ही नहीं है एसक्यूएल क्या होती है, जो कि हम अपने आप को मान सकते हैं। हम डेली फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में हम लॉगिन करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैच होता होगा ऑथेंटिकेशन। तो फेसबुक ने हमारा यूजर नेम पासवर्ड कहीं तो स्टोर करके रखा होगा संभाल कर, बहुत ज्यादा चांस है वो टेबल रही होगी। तो फेसबुक अपने अंदर से पहले हमसे डेटा मांगता होगा, फिर डेटाबेस से डेटा उठाता होगा, फिर मैच करता होगा। तो ये काम कभी एक यूजर तो करता ही नहीं है। हम और आप लोग यूजर हैं, कभी तो ये काम करते ही नहीं है। तो कैसे हो रहा होगा, यहाँ पर आता है कोई भी सॉफ्टवेयर, या जिसको हम कोई एप्लीकेशन कह सकते हैं। यूजर किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, मान लीजिए एटीएम, तो एटीएम के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, एक एप्लीकेशन चल रही है। वो एप्लीकेशन यूजर से पूछती है भाई अपना अकाउंट नंबर बताओ। अकाउंट नंबर कैसे बताओगे, या तो आप कार्ड को इंसर्ट करोगे, कार्ड को स्वाइप करोगे, तो आपकी कार्ड से इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा वो सॉफ्टवेयर। फिर आपसे पूछेगा बताओ पिन नंबर क्या है, फिर पूछेगा बताओ क्या करना है। जो जो आप करते जाओगे सिलेक्शन, बिहाइंड द सीन एसक्यूएल क्वेरी ये रन करेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, ये यूजर के बिहाफ पर एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करने वाला काम कर रहा है। और फिर टेबल पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, जो भी रिजल्ट आएगा ये सॉफ्टवेयर फिर आपको बढ़िया से इंटरफेस में रखकर दिखा देता है। तो अब इस यूजर के बिहाफ पर क्वेरी चलाने वाला काम एक सॉफ्टवेयर करेगा, एक प्रोग्राम करेगा। छोटे लेवल पर अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। तो एक प्रोग्राम ही होगा जो इस काम को कर रहा होगा। अब ये जो प्रोग्राम होगा जो यहाँ पर बना हुआ है, ये भी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनेगा। ये सी में बनाया जा सकता है, C++ में बनाया जा सकता है, ये जावा के अंदर बनाया जा सकता है, ये पाइथन के अंदर बनाया जा सकता है, ये .NET के अंदर बनाया जा सकता है, PHP के अंदर बनाया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम तो फिर ये सॉफ्टवेयर तो किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया जा सकता है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर या ये प्रोग्राम पाइथन लैंग्वेज में बना हुआ है, तो हमें सीखना पड़ेगा कि एक पाइथन का प्रोग्राम टेबल के साथ क्वेरी कैसे रन करता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली टेबल पे क्वेरी चलाना जानते हैं बाय दिस मीडियम जो हमें बताया गया है। अब हम सीखना चाहते हैं कि अगर हम एडिटर की जगह पर एक प्रोग्राम को एडिटर मान लें, किसी प्रोग्राम को आप एक एडिटर मान लीजिए, तो वो प्रोग्राम अपने अंदर से एसक्यूएल कैसे चलाएगा। वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। हम लोग पाइथन जानते हैं तो हम पाइथन की बात कर रहे हैं, जो लोग जावा जानते होंगे वो यहाँ पर जावा की बात करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जो लोग .NET पढ़ते होंगे वो लिख देंगे .NET डेटाबेस कनेक्टिविटी। जो लोग PHP पढ़ेंगे वो लिख देंगे PHP डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो सर ये टॉपिक तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, चाहे आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, ये आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला। चलो, तो इसलिए टर्म बनकर तैयार हुआ पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो अब आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मोबाइल ऐप यूज करते हैं, वेबसाइट यूज करते हैं, जहां पर आपका डेटा जा रहा है, आपका अकाउंट बना हुआ है,
वो सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा होगा? अगर वो टेबल में स्टोर हो रहा होगा तो टेबल के साथ एसक्यूएल चल रही होगी, बट हम कभी एसक्यूएल नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम जिस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एसक्यूएल को हैंडल करने वाला काम कर रहा होगा। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला प्रोग्रामर है उसको क्या आना चाहिए? उसको डेटाबेस कनेक्टिविटी आनी चाहिए, तो वही तो ये काम करके आएगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पहले। ठीक है, चलिए तो अब पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इसका मतलब हो गया, ये हमारा पाइथन प्रोग्राम है, और ये हमारा डेटाबेस पैकेज है। ठीक है, डेटाबेस टेबल हो गई। ये पाइथन प्रोग्राम इस डेटाबेस टेबल के साथ हमारा इंटरेक्शन कर सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं? डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो कोई भी पाइथन प्रोग्राम डेटाबेस की टेबल पर एसक्यूएल रन करेगा और रिजल्ट को वापस से अपना रीड करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, अब सर ये होगी कैसे? पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है ये समझ में आ गया। अब ये होती कैसे? तो इसके लिए हमें एक जनरलाइज वे में समझना होगा। क्यों? क्योंकि आज आप पाइथन के साथ इसको पढ़ रहे हैं, आप आईटी इंडस्ट्री में सरवाइव जब तक करोगे तो जरूरी नहीं है कि पूरी लाइफ पाइथन से कट जाए आपकी। हो सकता है 5 साल बाद कोई और नई लैंग्वेज आ जाए, या कोई पुरानी लैंग्वेज दोबारा से मार्केट में ट्रेंड में आ जाए, जैसे पाइथन। पाइथन कोई नई लैंग्वेज तो है नहीं, 1991 में बनी थी, अचानक से बूम पर आ गई। हो सकता है कोई दबी कुचली पुरानी लैंग्वेज हो जो 5 साल बाद फिर से निकल कर आ जाए, तो फिर वहां पर आपको पढ़ना होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी, क्योंकि ये तो हर लैंग्वेज के साथ है। जावा के साथ, डॉट नेट के साथ, एक्स वाई जेड के साथ, सबके साथ है। तो इसको जनरलाइज वे में समझिए, क्योंकि ये किसी भी प्रोजेक्ट में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर टॉपिक होता है। कोई भी प्रोजेक्ट इसके बिना नहीं बनता, इस टॉपिक के बिना कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो इसको थोड़ा जनरलाइज वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर मैं पाइथन के स्पेसिफिक इसको लेकर आऊंगा। तो आप इमेजिन करिए, आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, है ना, 10 साल पहले, तो क्या होता था? एक प्रोसेस जो आज हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, उसको मैं 10 साल पहले कैसे करते थे थोड़ा सा उसको बता रहा हूँ। मेरे पास मेरा कंप्यूटर है, अब उसे आप लैपटॉप मान लीजिए, डेस्कटॉप मान लीजिए, तो मेरे पास मेरा मोबाइल है। तो आज से 10 साल पहले अगर मुझे मोबाइल से कोई भी फाइल, कोई सॉन्ग, कोई वीडियो मोबाइल से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना था, या वाइस वर्सा कंप्यूटर से मोबाइल में ट्रांसफर करना होता था, तो ये इतना आसान नहीं था जितना आज होता है। आज क्या करते हो? आज तो आप व्हाट्सएप पे डाल दोगे, वहां पे निकाल लोगे, क्लाउड पर रख दोगे, वहां से डाउनलोड कर लोगे। बहुत सारे ऑप्शन है, शेयर इट वगैरह आ गया है। लेकिन अगर हम बहुत पहले जा रहे हैं तो ये सब ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। क्या होता था? डेटा केबल लेकर आते थे, फिजिकल मीडियम अवेलेबल था, डेटा केबल लाते थे, डेटा केबल का एक सिरा कंप्यूटर में लगाया, एक सिरा लगाया मोबाइल में, उसके बाद भी ट्रांसफर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? उसकी वजह ये होती थी कि हमारे मोबाइल का जो हार्डवेयर है उसका आर्किटेक्चर अलग है, और जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं उनका जो हार्डवेयर है उसका आर्किटेक्चर अलग होता है। तो ये दो अलग अलग माध्यम हो गए, ये दो अलग अलग मीडियम हो गए, है ना। दो अलग अलग मीडियम में एक ही चीज एक जैसी नहीं यूज हो सकती। और आसान एग्जांपल, मान लीजिए आप अभी यहाँ पर एनसीआर में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल,
तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अभी 14-15 से 20 तक रह रहा है, ठीक है। तो अभी आप नॉर्मल अपना शर्ट पैंट में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अचानक से आपसे कहा जाए कि भाई आप एक ऐसे एरिया में चले जाएं जहां पर टेम्परेचर -10 डिग्री है, तो एज इट इज जिस कंडीशन में अभी आप बैठे हैं, क्या एज इट इज वहां सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। आपको पहले अपने आप को उसका कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। आप तो वही हो, लेकिन माध्यम बदलने से आपको अपने आप को पहले उस माध्यम के अकॉर्डिंग बनाना पड़ा, तब आप वहां जाकर सरवाइव कर पाएंगे। जो इंसान -10 डिग्री टेम्परेचर में अभी रह रहा है, तो उसने अच्छे से कपड़े पहन रखे होंगे, अगर उसको उठाकर अभी यहाँ ले आए तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको फिर हमारे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। तो सर ये तो हम जानते हैं, मंगल ग्रह पर जो लोग जाते हैं वो जिंदा कैसे रह पाएंगे ऐसे? चंद्रमा पर जो लोग जाएंगे जिंदा कैसे रह पाएंगे? क्योंकि वहां का माहौल अलग है, वहां का माध्यम अलग है, वातावरण अलग है, यहाँ का एटमोस्फेयर अलग है। तो पहले वो लोग जो जाते हैं दूसरे मीडियम में, चाहे समुद्र के अंदर जाएं चाहे दूसरे ग्रह पे जाएं, पहले अपने आप को क्या करते हैं, उस मीडियम के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को मैं छोटे लेवल पर आपको समझा रहा हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, मुझे कोई फाइल जो यहाँ पर है, अब आप बोलोगे सर फाइल तो वही है, लेकिन इस फाइल को रन होने के लिए पहले हमें उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है जिस एनवायरमेंट में इसको रन किया जाना है। फाइल तो वही है। तो ये फाइल तार लगाकर, डेटा केबल लगाकर आप सोचें कि ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये नहीं होगी, तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। तो होता क्या था, होता ये था कि हमें बीच में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, ड्राइवर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करता था, हमारी फाइल को जिस मीडियम में ट्रांसफर करना है कंपैटिबल बनाता था, उसके बाद ये फाइल फिर हमारी ट्रांसफर हो जाती थी, ठीक है। अब ये ड्राइवर कोई हार्डवेयर नहीं होता था, ड्राइवर एक प्रोग्राम ही होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ कंपैटिबिलिटी देने वाला काम करता है फाइलों के लिए, जब फाइलें दो मीडियम में रखी हुई हैं और वो आपस में ट्रांसफर होना चाहती हैं, ठीक है। अब कहानी इतनी आसान नहीं थी। कहानी ये थी कि ये जो ड्राइवर होगा ये मोबाइल के डिपेंडेंट होगा, कंप्यूटर के डिपेंडेंट होगा। पहले बताओ, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है, लाइनेक्स है, मैकबुक है, कौन सा है? जो भी है, ड्राइवर अलग अलग आएगा। हमने कहा चलो विंडोज है, तो अब ये जो मुझे ड्राइवर चाहिए, ये मुझे विंडोज का ड्राइवर चाहिए। कहानी और आगे बढ़ती है। अब ये बताओ, मोबाइल कौन सी कंपनी का है? सैमसंग का है, नोकिया का है, एलजी का है, मोटोरोला है, कौन सा है? हमने कहा चलो सैमसंग है। अब ये जो ड्राइवर चाहिए, ये विंडोज कंप्यूटर का सैमसंग का ड्राइवर चाहिए। अभी खत्म नहीं हुई बात। सैमसंग के किस मॉडल का है? सैमसंग के अंदर तो कई सारे मॉडल आते होंगे, तो ये वाला मॉडल है, मान लीजिए M1 मॉडल। अब आपको एक ऐसा ड्राइवर चाहिए होगा जो विंडोज कंप्यूटर पे सैमसंग के इस मॉडल के कंपेटेबल हो। वो ड्राइवर आपको गूगल से सर्च करके डाउनलोड करके लाना होता था, और कहाँ पर इंस्टॉल करना होता था? अपने कंप्यूटर में। मोबाइल में नहीं करना है, कंप्यूटर में करना है। तो 10 में से 8 लोगों को ड्राइवर मिलता ही नहीं था। 10 में से 8 लोग इस काम कर ही नहीं पाते थे। मार्केट में लोग दुकान खोलकर बैठे थे इसी बात की कि अगर किसी को चाहिए तो लाओ हमें दे जाओ, हम कर देंगे, क्योंकि हर किसी के बस की है ही नहीं अब करना। अक्सर आपने सुना भी होगा कि लोगों से हम ये सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, इसमें मोबाइल के अंदर आज कौन जा रहा है? समझ में आ रही है क्या? 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक टर्म समझ में आई, ड्राइवर। ड्राइवर कोई हार्डवेयर नहीं है, ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर ही होता है, एक प्रोग्राम ही होता है। लेकिन इसका नाम ड्राइवर क्यों रखा गया है अगर एक प्रोग्राम ही होता है तो? किसी भी सॉफ्टवेयर का, अच्छा देखो, अगर हम और ज्यादा जनरलाइज हो जाए, हम अपने आप को दूसरी तीसरी क्लास में लेके चलें, हम भूल जाएं कि हम बीटेक हैं, एमसी हैं, क्या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हम अपने आप को दूसरी तीसरी क्लास के स्टूडेंट की तरह मान के चलें, तो वहां पर कंप्यूटर जब पढ़ाया जाता है तो शुरुआत कराई जाती है कंप्यूटर में दो पुर्जे, दो बातें होती है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर।
सब शुरुआत यहीं से होती है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हार्डवेयर के डिवीजन हो जाते हैं कि कीबोर्ड है, कि माउस है, कि मदरबोर्ड है, कि ये है, कि वो है। फिर सॉफ्टवेयर के टुकड़े हो जाते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एंटीवायरस है, ये वायरस है, ये वेबसाइट है, ये है, ये वो है तो सॉफ्टवेयर। क्या एंटीवायरस हार्डवेयर होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर तो होता है। वायरस कौन है? सॉफ्टवेयर। वेबसाइट के हार्डवेयर? हमने कभी वेबसाइट भी तो एक सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर कौन है? सॉफ्टवेयर। तो फिर इन सबको सॉफ्टवेयर ही कहते रहने में क्या दिक्कत आ रही है? अलग अलग नाम क्यों दिए जा रहे हैं? जब सबको सॉफ्टवेयर ही होता है तो अलग अलग नाम क्यों दे रहे हो? तो ये तो वो बात हो गई ना कि दुनिया में सब इंसान है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, क्या जरूरत है इन सब नामों की? सब इंसान ही तो हैं। क्या डॉक्टर एक इंसान नहीं है? क्या टीचर एक इंसान नहीं है? स्टूडेंट एक इंसान नहीं है? बैट्समैन, बॉलर, ये सब इंसान, सारे इंसान ही है। तब आप ये कह रहे हो सब नाम हटा दो, बस ये बोलो दुनिया में इंसान होते हैं? भाई आप भी तो यही कहना चाह रहे हो यहाँ पर, तो हम भी यही कह रहे हैं, ऐसे ही कह लो। तो उसका आंसर क्या है फिर? हमने कहा इसका आंसर ये है कि अगर हम सबको इंसान कहते रहें तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस इंसान की क्या क्वालिटी है, ये इंसान क्या करता है? उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसको एक अलग नाम दे दे रहे हैं, जिससे कि किसी को समझाने में आसानी हो जाएगी। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि ये बैट्समैन है, तो हम समझ गए कि भाई एक इंसान तो है, लेकिन ये क्रिकेट में खेलता है, बैटिंग करता है, इसलिए इसको बैट्समैन कहा जा रहा है। अगर मैं बोलूँ ये इंसान है, तो इतने से बात बनेगी नहीं, मुझे और बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये बैट्समैन है, तो इतने से ही मेरी समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा, सामने वाला समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में ऐसा किया गया। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो अभी आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, आपको बस ये समझ में आया कि हाँ ये कुछ काम करता होगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया मेरे पास एक वेबसाइट है, अब आपको ज्यादा समझ में आया। आपको ये समझ में आया कि इनके पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा वेब ब्राउजर पे रन होने वाला काम करता है, या इंटरनेट पर चलने वाला कोई सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल ऐप है, तो आप समझ गए कि इनके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल में चलता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? ऐप कह रहे हैं। ड्राइवर है, मतलब इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दो मीडियम के बीच में क्या कराता है? कम्युनिकेशन कराता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम क्या रखा गया? ड्राइवर। तो जब भी कंप्यूटर साइंस में ड्राइवर शब्द मिलेगा, उसका मीनिंग यही होता है, दो अलग अलग माध्यम के बीच में फाइल एक्सचेंज कराने वाला जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, तो क्या बोलते हैं? ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर शब्द का जनरलाइज मीनिंग क्या है, ये मेरी समझ में आ गया। ठीक है, दो डिफरेंट मीडियम को कम्युनिकेट कराने वाले सॉफ्टवेयर को ड्राइवर कहा जाता है। ठीक, चलो, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो यहां पर ये ड्राइवर दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग आएगा। ये कौन है? उसके हिसाब से बदल जाएगा। ये कौन है? उसके हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कोई भी डेटाबेस पैकेज है जो किसी ने बनाया, और यहां पर ये टेबल्स हैं, फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं जो यहाँ पर हो सकती हैं। तो जो भी डेटाबेस पैकेज बनाने वाली कंपनी है, माई सिक्वल मान लो, ऑरेकल मान लो, कुछ मान लो, उनको ये बात पता है कि हमारे डेटाबेस का इस्तेमाल दो तरह से होता है। पहला, जो यूजर है वो खुद क्वेरी लिखना जानता है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एसक्यूएल एडिटर दे दिया।
तो मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैं आपको जनरलाइज कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। चाहे कोई सी कंपनी का डेटाबेस लगा लो, हर वेंडर अपना एसक्यूएल एडिटर लेकर आए। अब वो एसक्यूएल एडिटर ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है कमांड प्रॉम्प्ट की तरह, कलरफुल हो सकता है, जीयूआई में आ सकता है, तो वो सीयूआई भी हो सकता है, जीयूआई भी हो सकता है, इसमें हमें डिबेट में नहीं जाना। हमने दोनों पढ़े माई एसक्यूएल के, सीयूआई भी पढ़ा कमांड एडिटर, और ग्राफिकल यूजर एडिटर वर्कबेंच भी हमने पढ़ा। ये आपका यूजर हो गया। ये इस काम को करेंगे। अब डेटाबेस पैकेज वाले ने एक काम और भी करा। उसे पता था कि मेरे दूसरा यूजर जो होगा वो नॉन टेक्निकल होगा, जिसको एसक्यूएल नहीं आती, वो किसी प्रोग्राम के थ्रू, उसे पता भी नहीं होगा कि मैं डेटाबेस एक्सेस कर रहा हूँ, वो एक प्रोग्राम के थ्रू ऐसा कर रहा हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक ड्राइवर बना कर दिया। एक ड्राइवर बना कर दिया। ड्राइवर के अंदर कुछ नहीं है, सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शंस बना कर दिए। अब ये अब आपका प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अपने अंदर से इन फंक्शंस को कॉल करेगा जो ड्राइवर के अंदर आते हैं, और उन फंक्शंस के थ्रू एसक्यूएल को पहुंचाएगा डेटाबेस की टेबल में। तो इस बार जो यूजर है वो हमारा ऐसे एक्सेस कर रहा है। अभी प्रोग्राम कोई सा मान लो, हम पाइथन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर डेटाबेस के साथ है, ये चाहे माई सिक्वल हो, चाहे आईबीएम का DB2 हो, चाहे ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर हो, कोई सा डेटाबेस हो, हर डेटाबेस इसी तरह से आता है। अपना एडिटर लेकर आएगा और अपने साथ एक ड्राइवर लेकर आएगा। ड्राइवर किसी प्रोग्राम के लिए होता है, ये प्रोग्राम इस ड्राइवर के फंक्शंस को कॉल करके एसक्यूएल को रन कराएगा। इस ड्राइवर को हम नेटिव ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं। नेटिव, नेटिव ड्राइवर। नेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, तो नेटिव एक कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो चीज जहाँ से ऑरिजिनेट होती है वो उसके लिए वो नेटिव होती है। जैसे अभी आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, मैं आपसे बोलूँ आपका नेटिव प्लेस क्या है, दैट मीन्स आपका बर्थ प्लेस क्या है ना, आप ओरिजिनेट कहाँ हुए थे, वो बर्थ प्लेस आपका नेटिव प्लेस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में, आप यूएस में बैठे हैं, वहां पर कोई आपसे बोले, तो वहां नेटिव का मतलब आप अपना बर्थ प्लेस ना बताकर नेटिव कंट्री बताएंगे कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। समझ में आ रहा नेटिव शब्द का क्या कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा, कहाँ पर आप हैं, और वहां पर नेटिव शब्द किसको रेफर कर रहा होगा वो आपको समझना होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो नेटिव का मतलब इंडिया हो गया, अगर आप इंडिया के अंदर हैं तो नेटिव का मतलब अपना बर्थ प्लेस बताना, ठीक है। मंगल ग्रह पर जाओगे तो नेटिव का मतलब अर्थ हो गया। मंगल ग्रह पे जो लोग रहेंगे कभी आके, और वहां पर कोई पूछेगा भाई आपका नेटिव प्लेनेट क्या है, क्या बताओगे, इंडिया नहीं बताना, यूएस नहीं बताना, अर्थ बताना, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए, वो हमारी समझ में आ रहा है। तो अब इसलिए यहाँ पर शब्द आया नेटिव ड्राइवर। नेटिव ड्राइवर इसलिए तो ये ड्राइवर किसने बनाया, जिसने डेटाबेस बनाया उसी ने बनाया, इसलिए यहाँ पर नेटिव कॉन्टेक्स्ट आया कि नेटिव ड्राइवर मतलब कौन बनाएगा ये, हमने कहा जिसने डेटाबेस बनाया वो खुद बनाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेटिव ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर
इसका मतलब यह है कि एज ए पाइथन प्रोग्रामर मुझे इस नेटिव ड्राइवर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जब पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए कहा जाएगा तो मैं उसके अंदर से पहले इस नेटिव ड्राइवर के जो फंक्शंस हैं उनको जानूंगा, उनका नाम जानूंगा, और उनको फिर अपने प्रोग्राम से कॉल करूंगा, जैसे हम अब तक पाइथन के अंदर से कोई फंक्शन कॉल करते आए। समस्या क्या हो? पहली समस्या, सर ये जो हमारे फंक्शंस लिखे होंगे नेटिव ड्राइवर के अंदर, क्या ये पाइथन में लिखे होंगे? हमने कहा जरूरी नहीं है। हमने अभी पाइथन के प्रोग्राम से फंक्शन कॉल करने सीखे हैं, लेकिन जो फंक्शन कॉल करे हैं वो भी किस में लिखे हुए थे? पाइथन में लिखे हुए थे। तो नेटिव ड्राइवर के अंदर फंक्शंस आते हैं, अगर वो पाइथन में लेके आते हैं तो मेरा तो काम आसान हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पाइथन में लिखे होंगे, हो सकता है वो कोबोल में लिखे हैं, पास्कल में लिखे हैं, सी में लिखे हैं, पता नहीं किस में लिखे होंगे। तो पाइथन के प्रोग्रामर को पाइथन के अंदर से ऐसे फंक्शंस कॉल करने होंगे जो पाइथन में नहीं लिखे हुए हैं। चैलेंजिंग टास्क होगा। हमने कहा पाइथन के बारे में क्यों सोच रहे हो, जावा के बारे में सोचो। जावा का जो प्रोग्रामर होगा क्या उसको नहीं करना पड़ेगा ये? भाई जावा के प्रोग्राम को भी तो फिर ऐसा करना ही पड़ेगा। जरूरी है ये फंक्शन जावा में लिखे होंगे? पता नहीं किस में लिखे होंगे। तो सर जावा की क्यों सोच रहे हो, फिर तो सभी की सोचो ना। डॉट नेट का प्रोग्राम हो, जावा का हो, सी का हो, पाइथन का हो, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब नेटिव ड्राइवर के फंक्शन कॉल करने को कहा जाएगा तो चैलेंज तो होगा उसके लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है वो उसी लैंग्वेज में लिखे होंगे, पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखे होंगे। दूसरी समस्या, कल को अगर मैं अपना डेटाबेस बदलता हूँ, आज मैंने माई सिक्वल यूज करा, तो माई सिक्वल के अंदर जो नेटिव ड्राइवर के अंदर फंक्शंस आते हैं मैंने उनको जाना, उनके नाम याद करे, किस लैंग्वेज में वो लिखे हुए हैं, वो लैंग्वेज को कैसे पाइथन से हम इंटीग्रेट करेंगे, ये मैंने मेहनत करके सीखा। कल को डेटाबेस बदलने की बात आई और मुझसे कहा गया अब आप ऑरेकल लगाइए, तो ऑरेकल वाला भी अपना इसी तरह से आएगा, वो भी अपना एक एडिटर लाएगा, वो भी अपने साथ अपना नेटिव ड्राइवर लेकर आएगा। हमने कहा लाएगा। अब उसका जो नेटिव ड्राइवर है, क्या उसके अंदर जो फंक्शंस आएंगे उनका नाम वही होगा जो माई सिक्वल के नेटिव ड्राइवर के फंक्शन के नाम थे? हमने कोई जरूरी नहीं है, वो अलग है ये अलग है। क्या जरूरी है कि ऑरेकल अपना नेटिव ड्राइवर जिस लैंग्वेज बना रहा है उसी लैंग्वेज में माई सिक्वल ने बनाया? तो हमने कोई जरूरी नहीं, वो अलग है ये अलग है। तो अगर कल को डेटाबेस बदलेगा तो ये जो प्रोग्राम है क्या इसमें चेंज करने पड़ेंगे? मेहनत दोबारा लगेगी। जितनी मेहनत पहली बार लगी थी उतनी मेहनत दोबारा लगेगी। मान के चलो ये प्रोग्राम पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। फंक्शन के नाम बदल गए, आपने जो पहले लिखे होंगे वो अब यूज ही नहीं होंगे क्योंकि ड्राइवर बदल गया। जो आपने यहाँ पर लैंग्वेज सीखी थी कि कैसे इंटीग्रेट होती है वो लैंग्वेज बदल गई क्योंकि अब वो दूसरा ड्राइवर है, तो वो पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये समस्या पाइथन की नहीं है, सबकी है। जावा की, डॉट नेट की, पीएचपी की, पाइथन की, सी की, सबकी समस्या है ना। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक कदम उठाया। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, जितने भी डेटाबेस पैकेज बनाने वाले लोग हैं उन सबका एक ज्वाइंट एफर्ट किया उन सबके साथ मिलकर, और उस ज्वाइंट एफर्ट में उन्होंने एक स्टैंडर्ड की बात रखी। जितने डेटाबेस वाले हैं सबसे कहा कि आप सब लोग क्या करें, अपने अपने फंक्शन के नाम सेम रख लें। प्रोग्रामर को जो समस्या हो रही है वो अब नहीं होगी फिर अगर आप ऐसा कर लेते हैं। तो फोर्स नहीं है, सिर्फ एक सजेशन दिया जा रहा है कि भाई हर कोई अपना अपना डेटाबेस बना रहा है, अपना बिजनेस करना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को अपने प्रोग्रामर के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रोग्रामर को दिक्कत हो रही है, तो जितने डेटाबेस वाले थे वो एग्री करते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है प्रोग्रामर की, और एक किसी एक लैंग्वेज की नहीं, सबकी प्रॉब्लम। तो माइक्रोसॉफ्ट से कहा गया कि आप ही डिसाइड करो फंक्शन का नाम क्या होंगे, और जितने डेटाबेस वाले हैं सब उस बात को मानेंगे, लैंग्वेज भी डिसाइड करा लो। माइक्रोसॉफ्ट ने ये दोनों काम करे, फंक्शंस के नाम बताए,
नाम बताए, उनके अंदर का कोड हर डेटाबेस लिखेगा। नाम क्या रखना है वो आपकी पसंद का नहीं होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट जो बता रहा है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों भाई, जिस समय ये सब कहानी चल रहे, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर साइंस का राजा चल रहा था उस समय, आज भी है, गूगल के साथ मान के चलो। उस समय गूगल पॉपुलर इतना था ही नहीं, ये 90s की बात है, 1991-92 की बात चल रही है ये, है ना, ये आज की बात नहीं, आज से 30 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, ये ड्राइवर की, है ना। तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट ही किंग है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, उसकी बात को सब मान रहे हैं, वो जो कहते हैं उसको सब मानते हैं, इवन आज ही मानते हैं, है ना। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ठीक है, मैं फंक्शन का नाम बता देता हूं और मैं लैंग्वेज बता देता हूं। अब आप सब लोग अपने अपने नेटिव ड्राइवर को दोबारा बनाएं और उसी लैंग्वेज में बनाएं जो मैं बता रहा हूं, और उसी नाम से बनाएं जो बता रहा हूं। लैंग्वेज का नाम रखा गया सी, क्योंकि 1991 में सी लैंग्वेज पॉपुलर थी, जावा डॉट नेट बनी नहीं थे अब तक। ठीक है, तो सी लैंग्वेज डिसाइड हुई कि हर कोई अपने अपने नेटिव ड्राइवर को सी लैंग्वेज में बनाएगा, और एक टर्म बना जिसका नाम रखा ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ODBC क्या है? ODBC कागज पे लिखी हुई एक बात है, एक डॉक्यूमेंट्री टर्म का नाम है। तो ODBC जो कागज का नाम है उस पर क्या लिखा हुआ है? ODBC कागज में लिखा हुआ है फंक्शन का नाम क्या क्या होगा, ODBC कागज पे लिखा हुआ है कि भाई लैंग्वेज कौन सी हो। जैसे आप अपने घर की रजिस्ट्री कराते हो तो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट ही तो होता है, उस पर सारी बातें लिखी हुई है कि घर का इतना स्क्वायर फीट होगा, इतनी कीमत है, इतना ये है, इसके नाम पर है, एक डॉक्यूमेंटेशन ही तो है वो। तो ODBC इसी तरह से एक डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और बनाकर उसकी कॉपी सारे डेटाबेस वालों को दे दी। अब आप अपने अपने नेटिव ड्राइवर को इस तरह से बना लेना जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ। तो जितने भी डेटाबेस वाले हैं जो ODBC स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं, ODBC इज ए स्टैंडर्ड गाइडलाइन। ODBC क्या है? गाइडलाइन है। ठीक है, तो अब जितने भी डेटाबेस वाले हैं वो ODBC स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपना ड्राइवर बनाते हैं। तो उसका नाम नेटिव ड्राइवर ना रखकर क्या रखा गया? ODBC ड्राइवर। तो एक शब्द आया ODBC ड्राइवर। तो अब डेटाबेस वाले क्या बनाने लगे? ODBC ड्राइवर बनाने लगे। फायदा, सीधा सीधा फायदा प्रोग्रामर को दिया। क्या फायदा हुआ? अगर ये नेटिव ड्राइवर की जगह पर यहाँ पर अगर हम ODBC ड्राइवर बनाने लगे, जो भी डेटाबेस वाला है वो ODBC ड्राइवर अगर देने लगे, तो ये प्रोग्राम एक बार बनाने में मेहनत लगेगी, क्योंकि कल को डेटाबेस जब बदलेगा तो डेटाबेस दूसरा वाला भी अपने अंदर क्या लेकर आ रहा है? ODBC ड्राइवर ला रहा है। फंक्शन का नाम सेम होंगे, किस में लिखे होंगे? सी में। तो आपने जो मेहनत करके सी से इंटरेक्ट करना सीखा था, जो जो नाम आपने यहाँ लिखे हैं वो एज इट इज आपको यूज करने मिलेंगे, आपको अपना प्रोग्राम दोबारा से बनाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मार्केट में कॉन्सेप्ट आया ODBC और ODBC ड्राइवर का। ODBC is a standard given by Microsoft. ODBC driver is the implementation of ODBC standard given by database vendor. जितने भी डेटाबेस वेंडर्स हैं वो सब क्या दे रहे हैं? ODBC की इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। तो किसी पर फोर्स नहीं है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। मान लो हम सब लोग मिलकर अपना एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, नहीं मानते माइक्रोसॉफ्ट की बात, मत मानो। कोई ऐसा थोड़ी गुनाह हो जाएगा या क्राइम हो जाएगा कि डेटाबेस जो बनाएगा उसको माइक्रोसॉफ्ट की बात माननी ही पड़ेगी, मत मानो। लेकिन फिर आप ये सोचो कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई प्रोग्रामर आपका डेटाबेस क्यों यूज करेगा? वो अपने आप को प्रॉब्लम में क्यों डालेगा? क्योंकि आप अपना ड्राइवर लेकर आओगे, फिर उसे आपका ड्राइवर सीखना पड़ेगा, तो क्यों आपको डेटाबेस यूज करेगा फिर? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी तो मजबूरी हो जाएगी, फोर्स नहीं, आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप तो ODBC को मानेंगे और ODBC ड्राइवर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ODBC ड्राइवर माइसिक्वल लेकर आ रहा है, ODBC ड्राइवर ऑरेकल वाला भी लेकर आ रहा है, ODBC ड्राइवर जितने डेटाबेस बनाने वाले हैं आज की डेट में सारे लेकर आ रहे हैं, किसी ने मना नहीं करा है। कोई मना क्यों करेगा? कॉन्सेप्ट अच्छा है,
सबके फायदे की बात हो रही है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही है। ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि इस कॉन्सेप्ट से पैसा कमाया जा रहा है ना। चलो, अब ये आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किस लैंग्वेज के प्रोग्रामर को हुआ होगा? सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर, क्योंकि प्रोग्राम किस में लिखेगा वो? सी में। ओडीबीसी ड्राइवर को जब कॉल करेगा तो वो भी किस में लिखा हुआ है? सी में। उसको तो मेहनत करनी ही नहीं है। कौन फंसा? पाइथन वाला, जावा वाला, पीएचपी वाला, वो अभी भी थोड़ा सा परेशान है। पहले से तो बेटर पोजीशन में आ गया है। जावा वाला कह रहा है कि मैं इधर जावा में प्रोग्राम बनाता हूँ और मुझसे कह रहे हो कि ओडीबीसी फंक्शन कॉल करो क्योंकि वो सी में लिखे हुए हैं, तो मुझे जावा से सी कैसे इंटीग्रेट होकर सीखना पड़ेगा पहले। पाइथन का प्रोग्राम परेशान है, पाइथन का प्रोग्रामर कह रहा है कि इधर मैं पाइथन में हूँ, उधर वो ओडीबीसी सी में है, अब मैं पाइथन से पहले सी के फंक्शन कॉल करना सीखूं। तो सी के प्रोग्रामर को छोड़कर बाकी लैंग्वेज के प्रोग्रामर अभी भी थोड़ा थोड़ा परेशान है, पहले से बहुत बेटर पोजीशन में आ गए हैं। अब क्या करें? अब क्या हुआ? अब यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज को मेंटेन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, भाई पाइथन को किसने बनाया? रॉसम ने, यूडो एंड रॉसम। अब रॉसम कोई अमर थोड़ी है, जिंदगी भर थोड़ी रहेंगे अर्थ पर, एक दिन जरूर चले जाएंगे यहाँ से। तो जिस दिन चले जाएंगे उस दिन पाइथन कौन संभालेगा? ये वो तो है नहीं कि प्रॉपर्टी है अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो जिम्मेदारी है, कौन लेगा जिम्मेदारी को? तो रौशम भी बात जानते थे, रौशम ने इसलिए क्या बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, पीएसएफ, जिसकी वेबसाइट क्या है? python.org, जहां से आपने पहली क्लास में पाइथन डाउनलोड करी थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पाइथन को मेंटेन करने की। उसमें लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बीजेपी है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कांग्रेस है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये पार्टियां चलती रहेंगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, इन्फोसिस चलती रहेगी, चेयरमैन आते रहेंगे जाता रहेंगे, टाटा चलती रहेगी, कोई आएगा कोई जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी इंसान जब अच्छा काम करता है तो वो एक टाइम पर ऐसा करता है क्या, जो उसने बनाया उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अमर नहीं हूँ दुनिया के अंदर। अगर ये मेरे साथ ही चलेगा, मेरे नाम पे चलेगा, तो जिस दिन मैं दुनिया चला जाऊंगा ये चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए एक दिन उस चीज को जो बनाई गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जाता है, और ये सही भी है, जोड़ा जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, इंसान आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से रॉसम ने जो पीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उन लोगों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले ने ओडीबीसी स्टैंडर्ड बनाया, हम लोग पाइथन के लिए स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड में अपने फंक्शन का नाम बताएंगे, और लैंग्वेज क्या कर देंगे? पाइथन कर देंगे। और उस स्टैंडर्ड को लेकर पीएसएफ वाले गए डेटाबेस वालों के पास, माई वाले के पास गए कि भाई आप एक काम करो, ये हमारे स्टैंडर्ड हैं, इन स्टैंडर्ड पर एक ड्राइवर बना दो। अब वो ड्राइवर अगर बन गया तो पाइथन के अंदर बनेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड में बात लिखी हुई है कि जो भी ड्राइवर बनाया जाएगा पाइथन लैंग्वेज बनाया जाएगा। डेटाबेस वाला बात मान जाता है, और उसने क्या करा, पाइथन का ड्राइवर बना दिया। अब पीएसएफ वाले जितने डेटाबेस वाले हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट को ओडीबीसी बनाया, अपना नेटिव बनाया, हमारा पाइथन ड्राइवर बना दो, हमारे प्रोग्रामर को फायदा हो जाएगा। अब ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जरूरी है हमारी बात मानेगा डेटाबेस वाला? हमने कहा नहीं मानेगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप अपनी लैंग्वेज को इतनी पॉपुलर कर लो कि उसकी मजबूरी पड़ जाए। भाई लैंग्वेज अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो शायद डेटाबेस वाला आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर लैंग्वेज लग रहा है पॉपुलर हो रही है, मार्केट में चल रही है, तो अपने आप मानेगा बात, क्यों नहीं मानेगा? पर एक चीज बताओ, जावा वाले नहीं पहुंच जाएंगे डेटाबेस वालों के पास कि हमारा बना हुआ जावा में लिखो, हमारा प्रोग्राम परेशान हो रहा है? तो ऐसे डॉटेड वाले नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे सभी पहुंच जाएंगे। डेटाबेस वाला बस काम नहीं है, वो ये करते रहेंगे, वो हर लैंग्वेज वाले के हिसाब से ड्राइवर बनाते रहेंगे। अब भाई तो काम हो गया, फिर तो एक यही करते रहो। तो ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा।
डेटाबेस वाला किसी से मना नहीं करता। कल को आप और हम लोग एक नई लैंग्वेज बना दें और अपने उस लैंग्वेज के ड्राइवर के स्टैंडर्ड लिख लें और हम लोग पहुंच जाए डेटाबेस वालों के पास कि हमारा बना दे, मना नहीं करेगा, बना देगा। लेकिन कैसे बना पा रहा है ये सोचने वाली बात है। कैसे बना पा रहा है उसको समझेंगे। तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर ओडीबीसी ड्राइवर की जगह अब क्या आने लगे, लैंग्वेज स्पेसिफिक ड्राइवर आने लगे। लैंग्वेज स्पेसिफिक मतलब पाइथन का ड्राइवर आने लगा, जावा वालों के लिए जावा का ड्राइवर आने लगा, है ना, और भी लैंग्वेज के ड्राइवर आने लगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज ड्राइवर लिखे, लैंग्वेज स्पेसिफिक ड्राइवर हमारे अब आने लगे। तो नेटिव ड्राइवर, ओडीबीसी ड्राइवर, लैंग्वेज स्पेसिफिक ड्राइवर। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए तीन तरह के ड्राइवर अवेलेबल होते हैं। नेटिव ड्राइवर होता है, दूसरा ओडीबीसी ड्राइवर होता है, और तीसरा हमारा लैंग्वेज स्पेसिफिक ड्राइवर होता है। पुराने प्रोग्रामर लैंग्वेज स्पेसिफिक की जगह ओडीबीसी ड्राइवर पे काम करते थे। ओडीबीसी ड्राइवर पर बहुत काम किया गया, इवन मैंने कई बार ओडीबीसी ड्राइवर से कनेक्टिविटी करी है ना, क्योंकि ये सब पहले, ये तो अभी आया है, पहले सब होता ही नहीं था। ठीक है, तो आज जितने प्रोग्रामर हैं उनको चीजें बहुत आसान हो गई हैं अब, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है अब। जैसे आज कंप्यूटर और मोबाइल में क्या हो गया है, डेटा केबल लगाओ, प्लग एंड प्ले, फाइल ट्रांसफर, ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर जो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं उन्हें पता है कि हमारा जो यूजर है बिल्कुल लेमन, उसे कुछ नहीं आता है। वो तो ये बोलेगा मैंने 20,000 रुपए दिए, सब अपने आप हो जाएगा सब। तो उन्होंने क्या कर, अपने मोबाइल के अंदर ड्राइवर को पहले ही रख दिया, और जैसे ही पहली बार आपका डेटा केबल कंप्यूटर में अटैच होगा, मोबाइल से ड्राइवर तैरता हुआ पहुंचेगा लैपटॉप में, और वो पहली बार में इंस्टॉल होगा, लिखकर आएगा इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉलिंग फर्स्ट टाइम। उसके बाद फाइल ट्रांसफर करो। अब ये हेडेक खत्म हो गई। आज जितने यूजर हैं जो मोबाइल से लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं उन्हें पता ही नहीं सब हो गया रहा है। जो उन्होंने पहले कभी किया था, और जब पहली बार वो अटैच करेंगे आज, तो उनको नीचे कौन में लिखकर आएगा इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर, तो समझ में आता है, अच्छा ये कहानी चल रही है इसमें, है ना। चलो, तो इस तरह से आज अगर हम देखें तो लैंग्वेज स्पेसिफिक ड्राइवर हर लैंग्वेज के जनरली बना दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा कैसे हो पाता है। डेटाबेस वाले खाली बैठे हुए, काम नहीं कोई इन पर, यही करते रहेंगे वो। हर कोई लैंग्वेज वाला आएगा कि हमारा बना दो, उसका बना दे, मना नहीं कर रहे किसी से। हमने कहा चलो समझते हैं। मान लीजिए हम और आप लोग अपना नेटिव ड्राइवर बना रहे हैं, हमारा कोई डेटाबेस है और हमने उसके लिए नेटिव ड्राइवर बनाया हुआ। मान लीजिए मैंने नेटिव ड्राइवर के अंदर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम कर दिया कनेक्ट, और मैंने इसको मान लीजिए सी लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ। मान के चलते हैं कि मैंने इसके अंदर सी लैंग्वेज में इसको बनाया हुआ। ठीक है, तो ये सी में इम्प्लीमेंट है। ये पाइथन का पहला प्रोग्रामर है, आप अपने आप को मान लो। ये पाइथन का दूसरा प्रोग्रामर है, अपने किसी दोस्त को मान लो। तो वर्ल्ड वाइड पाइथन के जितने प्रोग्रामर हैं, अब मान लीजिए इसको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करेगा। तो इसको यहां से इस फंक्शन को कॉल करना होगा और रिजल्ट को वापस रीड करना होगा। यानी यहाँ पर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कैसे ये पाइथन फाइल अपने अंदर से सी से इंटरेक्ट करेगी। तो इसने मेहनत करी और इस काम को कर लिया। और जो दूसरा प्रोग्रामर है ये कह रहा है मैं भी करूंगा, तो इसने अपना पाइथन प्रोग्राम बनाया, और इसने जितनी मेहनत इसने करी थी उतनी इसको करनी पड़ेगी भाई, इसका अपना प्रोग्राम है। जरूरी है ये इसको जानता हो। ये अलग देश में, ये अलग देश में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है ना? तो जो मेहनत इसने करी वो यहाँ पे करी, और ये भी फिर पहुंच गया। तो सब लोग ऐसे ही करते। पीएसएफ वाले देख रहे हैं, उन्हें दिख रहा है यार समस्या तो है, हमारा प्रोग्रामर परेशान हो रहा है बहुत।
तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाया और हमारे पास आ गए नेटिव ड्राइवर वालों के पास कि एक काम करो, अब आप पाइथन में प्रोग्राम बनाओ ताकि ये जो कोड मेहनत वाला लिखना पड़ रहा है हमारे प्रोग्रामर को लिखना ही ना पड़े। इन्होंने कहा ठीक है जी, बना देते हैं। इस पूरी पिक्चर को दिमाग में रखना अपनी। अब इन्होंने क्या करा, नेटिव ड्राइवर वालों ने पाइथन में फंक्शन बनाया। अभी तो सी में लिखा हुआ है, अब बना दिया पाइथन। नाम कुछ भी रख लो, मान लो सेम रख लो, अलग रख लो, क्या फर्क पड़ता। पाइथन के अंदर ये फंक्शन बन रहा है। अब सोचो, जो नेटिव ड्राइवर बनाने वाले लोग हैं उनको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जो अपने अंदर से इस कोड को कॉल करेगा। तो जो मेहनत पाइथन का प्रोग्रामर कर रहा था वो मेहनत नेटिव ड्राइवर बनाने वाले करेंगे अपने अंदर से, यही करेंगे लोग। अब ये बन गया पाइथन। अब ये पाइथन का पहला प्रोग्रामर आया, इसको डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। ये पाइथन का प्रोग्राम लेके गए, इससे क्या बोला, आप इसे भूल जाओ, आप तो अपने पाइथन के कोड को कॉल, ये पाइथन, ये पाइथन। अब ये वो कोड है जो हमारा नेटिव ड्राइवर वाले कोड को कनेक्ट कर रहा है। ये दूसरा प्रोग्रामर, इसे इससे बात ही नहीं करनी है, इसे किससे बात करनी है, इस पाइथन कोड से बात करनी है। तो अगर मैं इस बात को ये कह दूं कि नेटिव ड्राइवर वाले क्यों तैयार हो जाते हैं, डेटाबेस वाले क्यों तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने ड्राइवर को बदलते नहीं है, अपने ड्राइवर के ऊपर हमारी लैंग्वेज का कवर लगा देते हैं। वो एक दो लाइन का कोड बनाते होंगे, हमारी बताई गई लैंग्वेज में फंक्शन बनाया और उसके अंदर से सिर्फ उतनी मेहनत करी जितनी कॉल करने के लिए लगेगी। बाकी कोड जो लिखा हुआ है यही काम कर रहा है हमारा एक्चुअल। अब कल को जावा वाले आ जाएंगे, जावा का बना देंगे फंक्शन और यहां से इसको कॉल कर देंगे। डॉट नेट वाले आ जाएंगे, डॉट नेट में दो लाइन लिख देंगे और यहां से इसको कॉल कर देंगे। तो एक्चुअल कोड तो ये लिखा हुआ था, ये तो सिर्फ एक रैपर है, ऊपर से कवर लगा दिया जावा का, पाइथन का, डॉट नेट का। इस कवर को लगाने में कितना टाइम लगना है। तो जो मेहनत अब यहाँ प्रोग्रामर को बार बार करनी पड़ रही थी वो मेहनत बस एक बार डेटाबेस वाले को करनी पड़ रही है। अब ये सब बच गए, इनको कुछ नहीं करना यहाँ पर। इस वजह से डेटाबेस वाले किसी लैंग्वेज वाले से मना नहीं करते हैं। हम और आप पहुंच जाएंगे अपनी लैंग्वेज लेकर, वो तैयार हो जाएंगे, उनको बस चार लाइन बनानी है, हमारी लैंग्वेज में कोड बनाएंगे और उसके अंदर से अपना वाला नेटिव ड्राइवर कॉल कर देंगे। सारा एक्चुअल कोड तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, लैंग्वेज वालों को पता चल गया कि डेटाबेस वाले ये कर रहे हैं, अपने अंदर से पाइथन का या जावा का कोड बनाते हैं दो लाइन का और अपना नेटिव ड्राइवर ही कॉल कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है, परफॉर्मेंस पुअर आ रही है। छोटे मोटे प्रोग्राम में पता नहीं चल रहा, जब बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और क्वारी नेटवर्क पर ट्रैवल हो के जा रही है तो उसमें टाइम बहुत लग रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वालों को बात समझ में आ गई कि डेटाबेस वाले कर क्या रहे हैं। अब उन्होंने क्या करा, डेटाबेस वालों के पास गए और उनसे कहा कि नहीं, आप हमारा फंक्शन बनाओ और पूरा कोड लिखोगे, ये अपने अंदर से इसको हिट नहीं करेगा, आपको पूरा कोड मेहनत करके लिखना पड़ेगा। ये कोड सीधा डेटाबेस से बात करेगा, नेटिव ड्राइवर वाले कोड से कनेक्ट हमारा ये नहीं होगा। अगर ऐसा कर दिया गया तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन इंटरनल जो हो रहा था वो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो डेटाबेस वालों को तो बहुत मेहनत लगेगी, फिर उनको तो पूरा कोड दोबारा बनाना पड़ जाएगा फिर अपना। अब ये चॉइस किसकी है, डेटाबेस वाले की है कि वो ये मानेंगे नहीं मानेंगे। तो जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, समय के साथ जो पॉपुलर हुई उनकी बात मान ली गई, हर किसी की नहीं मानी गई। ठीक है, जावा के लिए मोस्टली लैंग्वेजेस ने ऐसा कर दिया है, पाइथन के लिए भी मोस्टली लैंग्वेज ने ऐसा कर दिया। तो इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए डेटाबेस वाले समय के साथ तैयार हुए, शुरू में नहीं थे। जैसे जावा के लिए 1996 में तैयार हुए थे, उससे पहले जावा का पहला वर्जन जब आया था तो उसमें बात ही नहीं थी।
जावा के पहले वर्जन में आपको ओडीबीसी या नेटिव से काम करना होता था। पाइथन जब शुरू में आई थी तो 5-6 साल तक ऐसे ही चलती थी। जब 5-6 साल गुजर गए, लोगों को लगा हाँ भी कुछ ठीक ठाक लैंग्वेज हो गई है, तब डेटाबेस वालों ने ड्राइवर को प्योर पाइथन में लिखा। तो अब एक शब्द आता है जिसका नाम होता है प्योर, प्योर ड्राइवर। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ड्राइवर हैं, नेटिव ड्राइवर, ओडीबीसी ड्राइवर और पाइथन ड्राइवर। पाइथन ड्राइवर फिर 2 तरह के हैं, एक है रैपर और एक है प्योर। फिर सुनो क्या मैंने बोला। मैंने कहा कि अगर आपको पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है आज 2022 में, तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप नेटिव ड्राइवर से कर लो, जो कि कहने के लिए है, कोई नहीं करता। ओडीबीसी से काफी लोग करते हैं, इवन मैंने कई बार करा है, बट आज हम 2022 में आ गए, कोई जरूरत नहीं है। और पाइथन ड्राइवर, पाइथन ड्राइवर 2 तरह के हो गए, रैपर और किल। तो हमें क्या चाहिए, पाइथन ड्राइवर चाहिए। फायदा, प्रोग्रामर को पाइथन पाइथन मिलेगी। हम भी पाइथन का कोड बना रहे हैं, ड्राइवर भी पाइथन में लिखा हुआ है, हमें समस्या नहीं आएगी। सिर्फ रह जाएगा एग्जीक्यूशन स्लो और फास्ट वाला। तो पाइथन ड्राइवर अगर रैपर है, रैपर का मतलब वो अपने अंदर से ओडीबीसी या नेटिव को हिट करता है, तो एग्जीक्यूशन स्लो होगा। अगर पाइथन ड्राइवर प्योर है तो एग्जीक्यूशन क्वेरी का फास्ट होगा। ठीक है, तो कुछ डेटाबेस वालों ने प्योर बना दिया है, कुछ ने नहीं बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया है उनका जो रैपर वाला आता है वही यूज करना पड़ेगा, और जिन्होंने बना दिया है उनका हम प्योर यूज करेंगे। अब क्या ढूंढना होगा, पाइथन ड्राइवर फॉर माई सिक्वल। ऑरेकल का अलग होगा, कोई और डेटाबेस आएगा तो उसका अलग होगा। तो पाइथन ड्राइवर फॉर माई एसक्यूएल एक है जिसका नाम है माई सिक्वल डैश कनेक्टर, ये ड्राइवर का नाम है, माई सिक्वल डैश कनेक्टर, ये एक ड्राइवर का नाम है। तो बहुत से लोग ड्राइवर को कनेक्टर भी कह देते हैं, कनेक्टर, कनेक्ट करने वाला। दूसरा है जिसका नाम है पाई माई एस। ये 2 पाइथन ड्राइवर आते हैं माई एसक्यूएल के लिए, ऑरेकल के लिए नहीं, माई एसक्यूएल के लिए। पहले का नाम है माई एसक्यूएल कनेक्टर और दूसरे का नाम है पाई माई एसक्यूएल। ये दोनों प्योर ड्राइवर हैं। ठीक है, इनके अलावा एक आता है माई सिक्वल डीबी, एक आता है माई सिक्वल क्लाइंट। ये प्योर है और ये रैपर है। प्योर और ये रैपर। तो अब आपको इस बात की नॉलेज हो गई होगी कि कल को अगर लैंग्वेज बदलेगी तो डेटाबेस कनेक्टिविटी वहां भी होगी, तो ड्राइवर की कहानी वहां भी आएगी। और ड्राइवर की कहानी जब वहां आएगी तो सेम मैनर में आएगी। लैंग्वेज का नाम एक्स वाई जेड मान लो, काल्पनिक लैंग्वेज मान लो, उस लैंग्वेज के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, डेटाबेस भी काल्पनिक मान लो PQR, तो वहां भी नेटिव ड्राइवर, ओडीबीसी ड्राइवर और उस लैंग्वेज का ड्राइवर आता होगा। और उस लैंग्वेज की 2 तरह के ड्राइवर आते होंगे, रैपर और प्योर। तो ये पाइथन नहीं पढ़ी है हमने, सारी लैंग्वेज पढ़ ली है ना। अब ये सारे के सारे ड्राइवर जब पाइथन में दिए गए तो मॉड्यूल बनाकर दिए गए। भाई पाइथन में तो मॉड्यूल होता है, तो जो भी हमें पाइथन के कोड में लिखना होता है इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के आगे अपने मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। तो जितने भी ड्राइवर हैं जब पाइथन के प्रोग्रामर को दिए गए तो मॉड्यूल बनाकर दिए गए, और ये सारे के सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल हैं। पाइथन का सेटअप अपने अंदर इनमें से किसी को लेकर नहीं आता।
तो पाइथन सेटअप के साथ कोई भी ड्राइवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको अलग से इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे? या तो जिस वेंडर का डेटाबेस है उसी की वेबसाइट से करो, या फिर जो हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म है py.org, पिप कमांड से भी इंस्टॉल कर सकते। तो बेटर है हम लोग पिप कमांड यूज करेंगे, क्योंकि वो एक जनरल सॉल्यूशन है किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को डाउनलोड इंस्टॉल करने का। अदरवाइज जिस वेंडर का डेटाबेस यूज करोगे उसकी वेबसाइट पर भी हर लैंग्वेज का ड्राइवर मिलेगा। तो माई सिक्वल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां लिखा होगा डाउनलोड जावा ड्राइवर, डाउनलोड पाइथन ड्राइवर, डाउनलोड ये ड्राइवर, डाउनलोड वो ड्राइवर, सब लिखकर आता है। ठीक है, तो हम प्योर वाला यूज करेंगे। तो प्योर में भी दो अवेलेबल हैं, एक है माई सिक्वल डैश कनेक्टर और एक है पाई पाई माई एसक्यूएल, इसमें एम लिखना रहेगा। पाई माई एसक्यूएल कोई सा कर लो जो आपका मन करता है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम py.py.org। ये क्या है? ये पाइथन की वो वेबसाइट है जहाँ पर जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो मिलती हैं, जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती हैं, जो हम पिप कमांड चलाते हैं। तो पिप कमांड कहाँ से ढूंढ के लाता है कोई भी लाइब्रेरी को? इस वेबसाइट से। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पाई माई एस क्यू एल प्योर पाइथन माई एसक्यूएल ड्राइव, प्योर पाइथन का मतलब प्योर पाइथन में पूरा का पूरा पाइथन में लिखा हुआ है, इसके पीछे सी या किसी और लैंग्वेज का इंटीग्रेशन नहीं कराया गया, तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। ठीक है, अब क्लिक करो। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। माई सिक्वल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 8 पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी का माई सिक्वल 5.6 से बिलो हुआ तो ये ड्राइवर नहीं चलेगा। तो इस ड्राइवर का पुराना वाला ड्राइवर जो आता होगा वो चलेगा। भाई ड्राइवर के वर्जन आते हैं, समय के साथ ड्राइवर नहीं बदलेगा। जब लैंग्वेज के वर्जन बदलेंगे तो ड्राइवर भी तो बदलना पड़ेगा। ठीक है? और जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं वो 3.6 या उससे अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई ड्राइवर लेकर आओगे, या ड्राइवर क्या कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लाओगे तो ये बात तो कॉमन है, कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो दूसरा देखो, माई सिक्वल डैश कनेक्टर। देखो तो क्लियर है, माई सिक्वल ड्राइवर रिटन इन पाइथन। तो दोनों प्योर ड्राइवर मिल गए हमें, माई सिक्वल कनेक्टर ड्राइवर भी मिल गया और हमारा पाई माई सिक्वल भी मिल गया। अच्छा एक और देखो, माई सिक्वल डीवी। देखो कुछ यहाँ लिखा हुआ माई सिक्वल डीवी कंपैटिबल रैपर, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लिखा, लेकिन ये एक रैपर ही है। पाइथन इंटरफेस, इंटरफेस रैपर एक ही बात है। पाइथन इंटरफेस, इंटर मतलब बीच में एक लेयर है पाइथन की, बस बैकएंड में कुछ और ही चल रहा है। तो रैपर या इंटरफेस एक ही बात है। आ जाओ। तो मैं आपको जुपिटर पे चका रहा था, जुपिटर आप अपना ओपन करिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल, और जो भी पाइथन ड्राइवर आपको पहले यूज करना है उसको इंस्टॉल करना होगा।
मैं पाई माई एसक्यूएल यूज कर, ठीक है। शिफ्ट एंटर करेंगे प्रेस, तो आपका पाई माई एसक्यूएल का ड्राइवर जुपिटर में जाके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले से होगा तो लिखकर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, और अगर नहीं हुआ तो जैसे मेरा लिखकर आया वैसे आपका भी लिखकर आएगा। लिखकर आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब क्या करना है, इंपोर्ट फाइल माई, तो ये स्टेप 1 हो गया आपका। ये वन टाइम करना है। अब ये जब भी प्रोग्राम बनेगा हर बार करना है इंपोर्ट को। अब ऐसा तो कल मैं आऊंगा और कल फिर से लाइन लिखूंगा, नहीं। अब एक बार जुपिटर में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, अब आप जब तक जुपिटर चलाओगे तब तक पाई माइस्क्ल ड्राइवर यूज कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ी बोलोगे कि कल मैंने इंपोर्ट किया था प्रोग्राम है तो आज मैं क्यों इंपोर्ट करूं। अरे कल प्रोग्राम और था, आज प्रोग्राम और है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आप वो इंपोर्ट करें जो आपका मॉड्यूल। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होता है कि आप अपने डेटाबेस के साथ क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। भाई आप भी तो लॉगिन करते थे, जब यहाँ माई सिक्वल ऐसे लिखते थे तो यहाँ पासवर्ड नहीं दोगे, अपना कनेक्शन नहीं बनाओगे। वर्क बेंच पे जाते थे तब भी तो पासवर्ड पूछता था। फेसबुक चलाओगे, कुछ भी चलाओगे तो पासवर्ड तो बताना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉगिन करना। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए, लॉगिन एक लेमन टर्म है, टेक्निकल टर्म क्या होता है, कनेक्शन बनाना। तो लॉगिन करना, कनेक्शन बनाना, सेशन बनाना, तीनों का मतलब एक ही होता है। कुछ लैंग्वेज में बोलते हैं सेशन बना लो, कुछ लैंग्वेज कहती है कनेक्शन बना लो। लेमन टर्म में क्या है इन दोनों के लिए, लॉगिन कर लो। तो स्टेप 1 में हमने अपना ड्राइवर इंपोर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, कनेक्शन क्रिएट करना, यानी कि डेटाबेस में लॉगिन कर जाना। कैसे करोगे, उसके लिए कोड बनाना है। पाई माइस्क्वेल ड्राइवर के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है कनेक्ट। कनेक्ट फंक्शन कहता है कि मैं आपका डेटाबेस में लॉगिन करा दूंगा। लेकिन कैसे करा देगा ये, क्योंकि जब मैं लॉगिन करता हूँ डेटाबेस में तो मुझे अपना पासवर्ड बताना पड़ता है ना। तो इसको कैसे पता कनेक्ट फंक्शन को कि क्या पासवर्ड रहा होगा माइस्क्वेल का, तो हमें इसे एज ए कीवर्ड आर्गुमेंट इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो सबसे पहले हम इसे क्या बताते हैं कि जब माइस्क्वेल आपने इंस्टॉल किया है, जिस कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल किया है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बताओ। तो कैसे बताएंगे, होस्ट नाम से एक कीवर्ड आर्गुमेंट देंगे, और होस्ट कीवर्ड आर्गुमेंट की वैल्यू क्या रखेंगे, आईपी एड्रेस। किस कंप्यूटर का, उस कंप्यूटर का जहां पर आपने माई सिक्वल को इंस्टॉल किया है। तो सर इसी कंप्यूटर पर तो किया है जहां पर ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है, तो इसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिख दो फिर। और अगर इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको नहीं पता तो लोकल होस्ट भी लिख सकते। लेकिन अगर आप बोलो कि सर माई सिक्वल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई कंप्यूटर है वहां इंस्टॉल है, और ये प्रोग्राम मैं इंडिया के अंदर बैठकर भी बना रहा हूँ नोएडा में, तो क्या मेरा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया के उस डेटाबेस से कनेक्शन बना सकता, हमने कहा बिल्कुल बनाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पर, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखोगे, क्यों नहीं बनाएगा, ठीक है। तभी एक ही कंप्यूटर पर है तो क्या लिख दिया मैंने, लोकल होस्ट। अब आप सोचो ना, एटीएम के अंदर क्या डेटाबेस होता होगा, नहीं। एटीएम में तो सिर्फ प्रोग्राम चलता होगा ना, डेटाबेस तो बैंक ने पता नहीं कहाँ किसी सर्वर पर रखा हुआ उठा के। पेटीएम की ऐप के अंदर डेटाबेस थोड़ी है, पेटीएम के अंदर से कनेक्शन बनता, डेटाबेस तो कहीं और रखा हुआ है। तो डेटाबेस जनरली कहीं और ही रखा होता है, और हमें उसका आईपी एड्रेस बताना होता है उस प्रोग्राम में जो कनेक्शन बनाना चाह रहा है डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो हमने बता दिया अपना लोकल होस्ट। अब अगली समस्या क्या आएगी, अगली समस्या आएगी कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में दो माई सिक्वल इंस्टॉल हुए, तो एक पुराना वर्जन एक नया वर्जन, ऐसा तो हो ही सकता है। तो अब ये बताओ, दोनों कंप्यूटर एक ही तो हैं, उसी में माई सिक्वल पुराना इंस्टॉल है, उसी में माई सिक्वल नया इंस्टॉल है, तो दोनों का आईपी एड्रेस तो सेम ही आएगा। कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, माई सिक्वल का थोड़ी आईपी एड्रेस होता है कोई। पर सुनेंगे, आईपी एड्रेस फिजिकल मशीन का होता है, फिजिकल डिवाइस का होता है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उनका थोड़ी होता है, उनका भी कुछ होता है। तो हर सॉफ्टवेयर जो हमारा एक सर्वर की तरह बिहेव करता है उसका पोर्ट नंबर होता है। तो पोर्ट नंबर इज लाइक आईपी एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्वर सॉफ्टवेयर।
क्या लिखेंगे यहाँ पर? पोर्ट। याद तो होगा नहीं, भूल गए होगे। कितना था? 3। जब माई सिक्वल इंस्टॉल करा रहा था मैं, तो उस दिन मैंने बताया था कि माई सिक्वल का पोर्ट नंबर है, तो याद रखना। क्या बताया था? 3306। ये होता है, देखो क्या बताया, क्या लिखा था उस दिन। देखो, मैटर ये नहीं करता कि ये भूल गए हम, मैटर ये करता है कि हमें ये याद है कि हमें देना पड़ता है, क्योंकि क्या देना पड़ता है तो गूगल बता रहा है ना। अब लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया होता, तो गूगल को क्या पता कि आपने चेंज कर दिया है ना। तो जब आपने माई सिक्वल इंस्टॉल किया होगा, नेक्स्ट 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 बिना पढ़े लिखे आपने कर दिया होगा आगे, तो बाई डिफॉल्ट 3306 हो गया। और आपने ध्यान दिया होगा तो आपने फिर जो बदला होगा वो आपको ध्यान होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब माई सिक्वल के अंदर मैंने बताया था कई यूजर होते हैं। यूजर, तो आप किसी माई सिक्वल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जिसका पोर्ट नंबर 3306। अगर आपके कंप्यूटर में दो माई सिक्वल इंस्टॉल हैं तो दोनों का पोर्ट नंबर अलग अलग होगा। दो माई सिक्वल का पोर्ट नंबर कभी सेम नहीं होता। किसी एक का 3306 है, दूसरे का 33 कुछ और होगा, वरना दूसरा इंस्टॉल ही नहीं होगा। एरर देगा, कहेगा पहले पोर्ट नंबर चेंज करो इंस्टॉलेशन टाइम पर ही। ठीक है, तो यूनिकनेस किसी भी सर्वर सॉफ्टवेयर की उसका पोर्ट नंबर देता है। अब आगे बताओ कि जो माई सिक्वल मिला है उसमें कितने यूजर हैं? रूट यूजर है, गेस्ट यूजर, टेस्ट यूजर। किस यूजर के साथ कनेक्शन बनाए? क्या लिखोगे यहाँ पर? यूजर इक्वल टू, तो क्या बताना चाहिए साथ में? और पासवर्ड नहीं बताओगे? अब हम सब कुछ तो बता ही रहे हैं कनेक्ट फंक्शन को, कि इस आईपी एड्रेस के इस माई सिक्वल पर जाना जिसके अंदर रूट यूजर मिलेगा जिसका पासवर्ड ये है। लॉगिन करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में एक चीज और आपको ध्यान आए तो, हमने जब रूट यूजर बनाया था, रूट यूजर के अंदर डेटाबेस बनाया था 9 to 11 करके, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। डेटाबेस इक्वल टू 9 to, अब आपने किस नाम से बनाया था अपने कंप्यूटर में वो आपको देखना होगा। तो ये आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से आप देखो क्या रखा था आपने नाम, पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपको देना, बाकी सब सेम लिखना है। तो ये लाइन जब चलेगी तो इस लाइन से हमें एक कनेक्शन मिलेगा जिसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब उसका नाम एक्स रखो, वाई रखो, जेड रखो, इससे अच्छा है कौन रख लो। कौन मतलब कनेक्शन। कनेक्शन बनकर आ गया। कैसे पता बन गया? हमने कहा गलत करो, मान लो यहाँ पर मैं एरर कर दूं, स्पेस दे दूं, एरर आ गई, लोकल होस्ट पर एरर आ गई। मान लो ये सही है, पोर्ट नंबर मैंने कुछ और कर दिया। कह रहा है कोई ऐसा माई सिक्वल मिला ही नहीं जो इस पोर्ट पर चल रहा हो, कनेक्शन रिफ्यूज हो गया, फिर एरर आ गई। जो जो बातें लिखी हैं सही लिखी हैं तभी तो जाएंगे। अब आप में से दो चार जरूर ऐसे होंगे जो पासवर्ड भूल ही गए होंगे अपना, तो जो भूल गए होंगे उनके साथ क्या होगा वो देख लो। उनकी एरर आएगी ये, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर दिस एंड दिस। तो अगर ये एरर आपकी आई इसका मतलब आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो। ठीक है, कुल मिलाकर कनेक्शन क्रिएट तभी होगा जब आपने सारी चीजें सही लिखी है। कुछ भी गलत लिखोगे तो कनेक्शन क्रिएट आपका नहीं होगा। दो स्टेप आपके हो गए। पहला स्टेप, आपने ड्राइवर को इंपोर्ट कर लिया। दूसरा स्टेप, उस ड्राइवर का कनेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं। कनेक्ट फंक्शन अपने अंदर पाइथन में ही कोड बनाकर बैठा हुआ, वो अपने अंदर से सी और नेटिव ड्राइवर यूज नहीं करता।
अब स्टेप 3 की क्या जरूरत है? अब हमें क्वेरी चलाने वाला चाहिए, क्वेरी चलाने वाला। तो कनेक्शन सिर्फ आपको क्या बताता है? रास्ता बताता है। अच्छा, जैसे एक एनालॉजी लेके चलें, एनालॉजी मतलब सिमिलर एग्जांपल रियल वर्ल्ड। मुझे यहाँ से ताजमहल देखने जाना है, तो सबसे पहले आप रूट फाइंड करोगे कि यमुना एक्सप्रेस वे से होके जाएं, या दिल्ली से होके जाएं, या अलीगढ़ होके जाएं, या किधर से जाएं। तो पहला काम क्या है? रूट फाइंड करना। वही इक्विवेलेंट है कनेक्शन बनाना। तो जब कनेक्शन बनता है तो इंटरनली मेरा प्रोग्राम माई सिक्वल अगर किसी कंप्यूटर पे है, दूसरे पर है, तो बीच में रूट नहीं बनाएगा, रास्ता बनाएगा कि किधर से होके जाना है। तो कनेक्शन बनना मतलब रूट फाइंड हो जाना, ठीक है, इंटरनली। अब आगरा जाने के लिए आपने रूट बना लिया, यमुना एक्सप्रेस वे से जाएंगे। किससे जाओगे? बाइक से जाओगे, बस से जाओगे, अपनी कार लेके जाओगे, पैदल जाओगे, कैसे जाओगे? रूट मिल गया, लेकिन उस रूट पर कैसे जाओगे? तो आपको क्या चाहिए? एक व्हीकल चाहिए होगा। वो व्हीकल के थ्रू फिर आप कहाँ जाओगे? ताजमहल देखने जा सकते। यहाँ पर आपका कनेक्शन बन गया। अब ये जो कनेक्शन है ये क्वेरी नहीं चलाता। क्वेरी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कर्सर चाहिए होता है। तो कर्सर का काम होता है क्वेरी को चलाना। कर्सर इज लाइक व्हीकल, जिस पर बैठकर हमारी क्वेरी जाएगी पाइथन प्रोग्राम से कहां पर? डेटाबेस। तो कर्सर इक्विवेलेंट टू व्हीकल, उस एनालॉजी की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर एक काम करो, कनेक्शन ही क्यों बना रहे हो, सीधा कर्सर बनाओ। मतलब ये तो बात हो गई बस ले आओ, रोड नहीं है। तो ये बात होगी ना, मतलब आप रोड नहीं बना रहे हो, पहले रूट फाइंड नहीं कर रहे हो कहाँ से जाना है, बट बस ले आओ। तो पहले रूट तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो कनेक्शन आएगा तभी कर्सर आएगा, डायरेक्ट कर्सर नहीं बनता। कैसे? कनेक्शन के अंदर ही फीचर है कर्सर बनाने का। तो कनेक्शन के ऊपर आप एक मेथड कॉल करते हैं कर्सर। कर्सर मेथड ही कर्सर बनाकर देता है। तो कर्सर नाम से मेथड है, और कर्सर मेथड ही कर्सर बनाकर हमें देगा। अब जो हमें कर्सर मिला है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेटर सपोज सी यू आर वेरिएबल में स्टोर कर लिया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल ज्यादा समझना चाहते हो तो ऐसे मान लो कर्सर एक डेटा टाइप है, जैसे लिस्ट डेटा टाइप है, टपल एक डेटा टाइप है, इंट फ्लो डेटा टाइप है। उसी तरह से कर्सर मेथड कर्सर डेटा टाइप का वेरिएबल लाकर हमें देता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका टाइप निकालूं, टाइप ऑफ सी यू आर, क्या आएगा? कर्सर। ठीक है, इसका नाम चाहे सी रखो, चाहे एक्स रखो, चाहे वाई रखो, चाहे जेड रखो, ये जिस टाइप का वेरिएबल है वो डेटा टाइप क्या है? कर्सर डेटा टाइप। और ये डेटा टाइप ड्राइवर के अंदर बनाया गया है, पाइथन का नहीं है ये। ठीक है, इसी तरह से कौन वेरिएबल का अगर मैं टाइप निकालूं तो कनेक्शन डेटा टाइप आएगा। तो कनेक्शन नाम से एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। अब स्टेप 4, क्वेरी चलाने वाला आ गया तो कर्सर को क्वेरी दे दो। मतलब व्हीकल पर आप बैठ जाओ, व्हीकल आपको ताजमहल घुमाने ले जाएगा। तो कर्सर पर हम बैठ गए, मतलब कर्सर के ऊपर मेथड कॉल करा, एग्जीक्यूट। कर्सर से कह रहे हैं कर्सर एग्जीक्यूट करो। क्या एग्जीक्यूट करोगे? अपनी क्वेरी। कहाँ है क्वेरी? एज आर्गुमेंट स्ट्रिंग में आप यहाँ अपनी क्वेरी लिखो। जो क्वेरी मैं वहां एडिटर पे लिखता था, इंसर्ट डिलीट सेलेक्ट अपडेट, वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी इस आर्गुमेंट में एज ए स्ट्रिंग। तो अब थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ। टेबल का नाम अगर मैं देखूं तो मेरा शायद पीएमपी था, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम पीएमपी। अभी देखो इसमें 17 रिकॉर्ड पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ। जो क्वेरी मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे करके, अब वो क्वेरी प्रोग्राम में इस जगह लिखनी है। इस जगह को बोलते हैं एग्जीक्यूट मेथड का आर्गुमेंट। एग्जीक्यूट मेथड चलाने के लिए कर्सर चाहिए होता है। कर्सर चलाने के लिए, कर्सर लाने के लिए कनेक्शन चाहिए होता है। जब तक कनेक्शन नहीं आएगा कर्सर नहीं बनेगा। कनेक्शन को लाने के लिए वो ड्राइवर चाहिए, क्योंकि ड्राइवर से कनेक्शन बनता है। वो ड्राइवर अपने आप नहीं आता, पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू
टेबल नेम वैल्यू, पहला क्या था, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी 3 वाली सीरीज नहीं है, 3 वाली सीरीज दे देते हैं, 301। दूसरा है एम्प्लॉय का नेम, यही चल रहा है आजकल, इनका नाम लिख दिया। एम्प्लॉय सैलरी, 3 लाख रुपए सैलरी हो गई है एक मैच की, अभी करी है बीसीसीआई में। T20 कोई प्लेयर मैच खेलेगा 3 लाख रुपए, ओडीआई की 5 लाख रुपए, टेस्ट मैच खेलोगे 15 लाख रुपए। एक मैच की, 1 साल की नहीं है। एक मैच खेलने पर 3 लाख रुपए मिलते हैं जो क्रिकेटर हैं। अब चाहे आप पानी पिलाओ वहां जाके, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 1 साल में 50 मैच तो खेल ही लेते होंगे ये लोग। 50 गुणा 3 लाख, ये तो बीसीसीआई दे रही है। फिर ऐड मिल जाएंगे अगर अच्छा खेलोगे तो। चलो, तो बीटेक क्यों करा फिर हमने। चलो, सोचने वाली बात है। अब तो कर लिया, अब तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अब थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा इंडिया टीम में। उसके बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मान लीजिए कर दिया मैंने बैटिंग। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये क्वेरी हमारे पाइथन प्रोग्राम से लिखी जा रही है, और ये पाइथन के प्रोग्राम से ट्रेवल होती हुई कहाँ पहुंचेगी, माई सीक्वल के पास पहुंच जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें सीखना पड़ा कि कैसे ये क्वेरी हमारी प्रोग्राम तक, टेबल तक पहुंच रही है। कर्सर के थ्रू, कर्सर आया कनेक्शन से, कनेक्शन आया ड्राइवर मॉड्यूल पर कनेक्ट फंक्शन कॉल करके। ड्राइवर का सारा खेल है, ड्राइवर होगा तो सब कुछ हो रहा है। तो अब जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा यहाँ पर, तो एग्जीक्यूट हमें ये बताएगा कि कितनी रो इसने इंसर्ट कर दी। तो हमें क्या बताता है, काउंट बताता है कि इस क्वेरी के चलने से कितनी रो इंसर्ट हुई। तो कितनी इंसर्ट हुई होंगी, एक ही हुई होगी। अगर मैं काउंट वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो उसका रिजल्ट बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जब हम अपनी क्वेरी को कर्सर से रन कराते हैं तो वो क्वेरी ऑटो कमिट नहीं होती। ऑटो कमिट नहीं होती का मतलब यह है कि अगर मैं जाके देखूं तो यहाँ पर शायद होनी नहीं चाहिए, 17 की 17 ही आया नहीं, 30 वाला कहाँ गया। क्योंकि पाइथन से जब क्वेरी चलती है तो वो ऑटो कमिट नहीं होती। आपको क्या करना होता है, आपको कनेक्शन को कमिट करना होगा। जब आप कनेक्शन को कमिट करते हैं तब कनेक्शन कहता है कर्सर से कि कर्सर अब इसे टेबल पे जाके रन करा दो। क्या मतलब है आपका, जब मैंने क्वेरी को यहाँ पे रन कराया तो इंटरनली क्वेरी टेबल पे नहीं पहुंची, क्वेरी को कर्सर के अंदर स्टोर कर लिया गया। जब कनेक्शन पे कमिट मेथड कॉल किया गया तब कनेक्शन ने कर्सर से कहा कि जो क्वेरी आपने रोक कर रखी हुई है इसको टेबल पर ले जाओ। तो ये कमांड कर्सर को इंस्ट्रक्ट करती है कि क्वेरी जो आपको मिली थी अब आप टेबल पर ले जाओ। जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक क्वेरी कर्सर के अंदर जाके सेव हो जाएगी बट टेबल में नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इसलिए पाइथन के प्रोग्राम में जब भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको कनेक्शन को कमिट करना होगा। कर्सर को कमिट नहीं करना है, कनेक्शन को कमिट करना है। कनेक्शन इन्फॉर्म करता है कर्सर के लिए। ठीक है, अब जाकर देखो टेबल में ये रिकॉर्ड आ गया होगा सूर्य वाला। अब आप और क्वेरी चलाना चाहते हैं तो फिर से
कर्सर पे एग्जीक्यूट और क्वेरी बताओ कौन सी चलानी है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, जो चलानी चलाओ, उसके बाद कमिट कर देना। अब आपको लगता है कि नहीं सर जितना करना था कर लिया, लॉग आउट कर दो, कुछ भी, कोई भी क्वेरी चलाओ। आप यहां से क्वेरी चलाते हैं, अब क्वेरी क्या करेगी आप जानो, वो प्राइमरी की ऐड करे, प्राइमरी की डिलीट करे, कांस्टेंट लगाए, कांस्टेंट राइट, टेबल बनाए, टेबल डिलीट करे, जो करे वो करे। यहां से ये नहीं कहा गया है कि आप इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे कि डिलीट चलाएंगे, यहां से कहा गया आप कोई भी क्वेरी चलाएंगे, कर्सर से कोई भी क्वेरी चलाई जा सकती है। जितना अब तक पढ़ा है आपने सारी क्वेरी इस आर्गुमेंट में आप लिख सकते। अब आपको लगता है नहीं सर आज जितना करना था कर लिया, अब हम लॉग आउट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कनेक्शन को, कनेक्शन क्लोज करने का मतलब है कि अब आपका प्रोग्राम डेटाबेस को भूल जाएगा, जो बीच में रास्ता बना था वो रास्ता ब्रेक हो जाए, खत्म हो जाएगा। और कनेक्शन एक बार ब्रेक हो गया, कनेक्शन एक बार क्लोज हो गया, अब आप क्वेरी नहीं चला सकते, फिर आपको दोबारा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर कर्सर बनाना पड़ेगा, फिर क्वेरी चलाओगे। एक बार कर्सर बना हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, बीच में आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस लाइन को लिख सकते हैं, एक बार इंसर्ट, एक बार डिलीट, दो बार इंसर्ट, पांच बार डिलीट, जितनी चाहे उतनी क्वेरी चलाओ, कोई मना नहीं। लेकिन एक बार अगर क्लोज कर दिया, अब आप कोई क्वेरी चलाने जाएंगे तो एरर आ जाएगी, बोलेगा कनेक्शन क्लोज हो गया, अब क्वेरी नहीं चले। डेटाबेस कनेक्टिविटी की 6 स्टेप होगा। पहला स्टेप ड्राइवर इंपोर्ट करना, दूसरा स्टेप कनेक्शन बनाना, तीसरा स्टेप कर्सर बनाना, चौथा स्टेप कर्सर पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना, पांचवा स्टेप क्वेरी को टेबल पर ले जाना, चौथे स्टेप में क्वेरी कर्सर में जाके सेव हो जाती है, टेबल पे नहीं जाती है ना, पांचवा स्टेप कमिट कर देना, छठा स्टेप कनेक्शन को क्लोज कर देना। चौथे स्टेप में क्वेरी कर्सर के अंदर जाके सेव क्यों हो जाती है, टेबल में क्यों नहीं चली जाती, कमिट क्यों करवा रही हो, एक स्टेप कम नहीं हो जाता, अगर स्टेप 4 में ही ये काम कर दिया जाता तो 5 में बच जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हमारे आपके फायदे के लिए ही कहा गया है। हमारा आपका फायदा कैसे होगा इसमें हमने कहा देखो कैसे फायदा होगा। इमेजिन करिए ये आपका डेटाबेस है, ये आपका प्रोग्राम है, अभी तो हम लोकल होस्ट पे चल रहे हैं, मान लीजिए एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क पे हमारे प्रोग्राम ने क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया, और क्वेरी एग्जीक्यूट होते ही टेबल में जाएगी तो नेटवर्क का यूज करेगी, टेबल पे क्वेरी रन होगी, रिजल्ट वापस आएगा, यही तो होगा हमारा। अब मान लीजिए आप इसी प्रोग्राम से एक और क्वेरी चलाना चाहते थे, तो वो जाएगी अब नेटवर्क पे, उसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसका रिजल्ट वापस आएगा। मतलब अगर एक प्रोग्राम 5 क्वेरी रन कराएगा और आप कह रहे हो जो क्वेरी जब लिखी गई थी इमीडिएट पहुंचा दो डेटाबेस में, तो सब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो कर दोगे आप, बार बार क्वेरी नेटवर्क पर ट्रैवल होकर जाएगी, डेटाबेस तक रिजल्ट आएगा, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो नहीं हो जाएगा। तो क्या सोच है आपकी, हमने कहा सोच ये है, एक काम करो जितनी क्वेरी आ रही हैं सब कर्सर के अंदर सेव कर लो, ये कर्सर है, कर्सर के अंदर सारी क्वेरी सेव कर लो, और जैसे ही किसी ने का कमिट, वैसे सब एक साथ एक बार नेटवर्क का यूज करते हो सबको ले जाओ डेटाबेस में और रन करा दो यहाँ पर, एग्जीक्यूशन पास, है ना। तो ये उसी तरह से है कि आप घर में बैठे हो और घर वालों ने कहा जाके साबुन ले आओ, साबुन लेकर आ गए, फिर कहा यार पेस्ट रह गया पेस्ट और ले आओ, फिर आ गए, ब्रश रह गया ब्रश लेके आओ, इरिटेशन शुरू हो गई, एक बार में नहीं बताया जा रहा क्या क्या सामान लाना है, यही तो कह रहा है प्रोग्राम कि आप 4 क्वेरी चला रहे हो, 4 बार नेटवर्क पर क्यों जा रहे हो, पहले चारों क्वेरी को इकट्ठा कर लो एक जगह और एक साथ नेटवर्क का यूज करते हुए चले जाना डेटाबेस में, एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं हो जाएगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट पाइथन में क्वेरी को ऑटो कमिट नहीं रखा गया, क्योंकि नेटवर्क का यूज हो रहा है बिहाइंड द सीन, अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोकल कंप्यूटर पर चला रहे हैं, लोकल होस्ट पर चला रहे हैं, लेकिन जब ये दो अलग मशीनें होती हैं तो दिखता है आंखों से, 5 क्वेरी चलाओगे तो एग्जीक्यूशन स्लो दिखता है, फील होता है पूरा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी बताइए।
सर ये जो पाइथन में तो लास्ट में क्लोज कर दिया हो गया, लेकिन वीएस कोड में क्लोज कैसे करेंगे? सेम VS कोड में यही होगा, कॉन डॉट क्लोज। ये जो हमने कोड लिखा है, इस कोड का किसी एडिटर से कोई कनेक्शन नहीं है। आप आइडल पे। लेकिन सर इसमें तो कमिट तक तो मैंने चलाया, तो वो मेरी क्वेरी चली गई। हम्म, लेकिन अब उसी कमांड को रन करके मैं क्लोज करूँ, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना उसका। प्रोग्राम तो रन होके क्लोज हो गया एक बार। प्रोग्राम रन होकर क्लोज हो गया। हाँ जी, ठीक है, अब बिना आपने बिना कमिट क्लोज नहीं के। करा, मान लीजिए आपने कमिट नहीं करा, है ना? तो क्या होगा, जब प्रोग्राम क्लोज हुआ होगा तो कर्सर में जितनी क्वारी रखी रह गई हैं वो हमारा सब फ्लश हो गई होंगी, वो डेटाबेस में गई नहीं होंगी। नहीं सर, कमिट मैंने कर दिया। कमिट के बाद वो क्वेरी अपडेट हो गई, वो मैंने हाँ चेक भी कर अगर, लिया, हो गई। लेकिन वो जो लास्ट में आपने बताया ना कौन डॉट क्लोज, ताकि वो सर्वर क्लोज हो जाए, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसके अंदर, नहीं अब वीएस नहीं कोड में। बनेगा सेंस। देखो, इनका क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैंने क्लोज नहीं करा, अब मैंने कमिट तो कर ही दिया है, क्वेरी तो पहुंच गई होगी। अब अगर मैं प्रोग्राम दोबारा चलाऊंगा तो क्या कनेक्शन बनेगा? नहीं, ये बोलेगा पहले पुराना वाला बंद करके हमने कर। नहीं, जब प्रोग्राम बंद हो गया तो कनेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो गया होगा। जब इंटरप्रेटर टर्मिनेट हो जाता है तो इंटरप्रेटर ने अपने अंदर जो जो चीजें बना रखी हैं वो ऑटोमेटिक क्लोज हमारी हो जाती हैं। बात तब की हो रही है जब आप अपना प्रोग्राम आगे और बढ़ाएंगे। अभी प्रोग्राम आगे अभी 100 लाइन को और चलेगा, अब आप क्लोज करना भूल गए, अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो इस दौरान प्रोग्राम तो बंद होगा नहीं अभी, लेकिन प्रोग्राम अननेसेसरी कनेक्शन को बना के चलेगा, उसकी मेमोरी खराब करता रहेगा। जबकि प्रोग्राम आगे चल रहा है, हो सकता है उसे ऐसी मेमोरी की जरूरत पड़े जो उसे अब ना मिले। क्यों? क्योंकि एक ऐसी मेमोरी जो उसका यूज नहीं हो रहा है, कनेक्शन होल्ड करके बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए था उस केस में? उसी समय कनेक्शन क्लोज कर देना चाहिए था। तो कनेक्शन क्लोज करना तब हमारे लिए कुछ फायदा दिखेगा जब मैं उस कोड में आगे कुछ और भी लिख रहा हूँ। अगर क्लोज करने वाली लाइन मेरी आखिरी है, उस पर कुछ लिखा ही नहीं मैंने, तो वो सेंस ही नहीं बनता फिर, क्योंकि प्रोग्राम बंद होते ही सब कुछ फ्री हो जाता है, मेमोरी में कुछ नहीं बचता। जितना वेरिएबल बनाए थे, जो कनेक्शन कर्सर जो जो इंपोर्ट किया था, सब खत्म, सब जीरो हो गया, कुछ नहीं बचा। तो इस ठीक है। कौन डॉट क्लोज का मतलब ये है कि उसके नीचे जो भी कमांड रहेगी वो टर्मिनेट हो जाएंगी, कौन क्लोज से पहले पहले वाली चलेंगी सारी। नहीं, कॉन डॉट क्लोज का मतलब यह है कि जैसे ही क्लोज करोगे कनेक्शन मेमोरी से फ्री हो जाएगा, आगे का प्रोग्राम स्मूथ चलेगा। उसको कनेक्शन की मेमोरी आगे हो सकता है दे दी जाए और नई मेमोरी एलोकेट ना हो। और अगर आप ओके ओके कनेक्शन ओके। क्लोज नहीं करेंगे, आगे प्रोग्राम बढ़ा, उसे मेमोरी चाहिए, तो आउट ऑफ मेमोरी एरर जा सकता है प्रोग्राम को कि मेमोरी है ही नहीं, जबकि हमारे पास एक फालतू मेमोरी पड़ी हुई है कनेक्शन की, है ना? और कितने क्लोज यूज कर सकते हैं सर हम प्रोग्राम एक में? कनेक्शन को क्लोज करेंगे। नहीं सर, कनेक्शन एक 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 बना, कनेक्शन क्लोज कर लिया, फिर कुछ क्वेरी चला ली, फिर दोबारा से क्लोज कर सकते हो उसको? दोबारा बनाना पड़ेगा ना। एक बार कनेक्शन क्लोज दोबारा, करने के बाद क्वारी नहीं चलेगी, फिर दोबारा आपको ये दोबारा लाइन से लिखनी कनेक्शन पड़ेगी। बनाओ फिर सर, फिर बिल्कुल, क्लोज करो। बिल्कुल ठीक है ऐसा करना पड़ेगा। चलो, अब ये जो मैंने अभी किया है, इसको शॉर्ट में फटाफट से देखो। पहले इंपोर्ट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कनेक्शन बनाएंगे। अब मैं चीजें आसान कर रहा हूँ। जब आप कनेक्शन बनाते हैं, तो कनेक्ट नाम का जो फंक्शन है, ये थोड़ा समझदार बनाया गया है। ये कह रहा है कि अगर आप मुझे पोर्ट नंबर नहीं बताते तो मैं बाई डिफॉल्ट 3306 मान लेता, लेकिन अगर आपने बदल दिया है इंस्टॉलेशन टाइम पर तो मुझे बताना ही पड़ेगा। और आपने बदला नहीं था तो आप मुझे नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट मैं 3306 मान के ही चलूंगा। अगर आपने होस्ट नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट मैं लोकल होस्ट मान के चलूंगा। लेकिन अगर आप कोई और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसका आईपी एड्रेस आपको लिखना ही पड़ेगा, होस्ट इक्वल टू करके। इसी तरह से अगर आपने यूजर नहीं बताया तो ऑटोमेटिक क्या मान लेगा वो? रूट यूजर मान लेगा। ये तीन बातें डिफॉल्ट भी कंसीडर होती हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक कंसीडर होंगे। ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप कम से कम रूट यूजर से बता के चलें। तो बाय डिफॉल्ट होस्ट की वैल्यू लोकल होस्ट होती है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट की वैल्यू 3306 होती है, और बाय डिफॉल्ट यूजर की वैल्यू रूट होती है। आप बस पासवर्ड बताओ, डेटाबेस बताओ। चलो, दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, कर्सर बनाओ। अब मैं काउंट को रिसीव नहीं करता, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बदल देता हूँ, 302 कर देता हूँ, सूर्य कुमार कर दिया। अब मैं एक बार मैं मल्टीपल इंसर्ट कर रहा हूँ, 303 कर दिया,
शर्मा कर दिया, 2 इंसर्ट कर दिए। अब एक अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट ईएमपी सेट ईएमपी सेल इक्वल टू ईएमपी सेल प्लस 1100, सब में 1100 रुपये जोड़ दिए। ठीक है, तो अब ये बताओ, इससे तो एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, इससे क्या एक बार में एक ही रिकॉर्ड अपडेट होगा? तो अगर मैं इसका जो काउंट आएगा उसको मैं स्टोर करूं, सबके काउंट आएंगे, तो इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा आएंगी, जितनी रो उतनी आएंगी। इवन जिस ऑर्डर में क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है उस ऑर्डर में, यहाँ पर अभी 18 रो हैं, पहले ये इंसर्ट होगी 19, 20, और जब यहाँ पर अपडेट क्वेरी चलेगी तो 20 पे चलेगी, क्योंकि ये दोनों जा चुकी हैं। जिस ऑर्डर में मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ मल्टीपल क्वेरीज, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है टेबल में जाकर। ठीक है, डिलीट करना है तो डिलीट कर लो, ये लो, चलो डिलीट भी कर देते हैं, कर्सर डॉट। तो ये भी समझ में आ जाएगा, एक ही प्रोग्राम से आप मल्टीपल क्वेरी चला सकते हैं। डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 102, 102 वाला रिकॉर्ड डिलीट। 4 क्वेरी चली हैं आपकी, और चलानी है चला लो। अब आपको लगता है नहीं बहुत है, अब बस इनको टेबल तक ले जाओ। अभी खाए चारों, ये अभी चारों कर्सर में जाके सेव हो गई, टेबल में कोई नहीं पहुंची है। तो अब क्या करो, कनेक्शन डॉट कमिट। अब ये कर्सर से पहुंची टेबल में उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में लिखी है। अब कनेक्शन को हो गया काम। अब मैं इसको रन कराऊंगा, मान लो लास्ट में एक मैसेज डाल दिया, डन। कहाँ रहा राइट, इंसर्ट में कुछ रह गया, आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट, आईडी नेम सैलरी डिपार्टमेंट, इंसर्ट इनटू एम अपडेट ईएमपी सेट कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम नेम प्लस, क्या रह गया बताओ? अपडेट में क्या? हाँ, एरर आई है पहले वाले पर, इंसर्ट इनटू एमपी 302 सूर्य कुमार। अरे कनेक्शन मैंने कर्सर तो बनाया ही नहीं, एक स्टेप तो रह ही गया कर्सर बनाने वाला, बिना कर्सर कैसे होगा, ये स्टेप तो रह ही गया। यहाँ देखो कोई चेंज तो नहीं हुआ टेबल में, कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, जिसकी सैलरी जो है वही है 102 वाला, अभी भी है। अब रन करते हैं, कॉन्स्टेंट फेल, फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। अच्छा, ईएमपी टेबल किसी और से जुड़ी हुई है, फॉरेन की लगा हुआ है, कौन सा फॉरेन की? डिलीट पे दे रहा है। अच्छा, जो मैंने ईएमपी एड्रेस टेबल बना रखी है उसमें इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हाँ, तो 102 वाले को रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी दूसरी टेबल पड़ी है ईएमपी एड्रेस, जिसमें फॉरेन की लगा रखा है मैंने इसके लिए। तो एक काम करते हैं, 501 डिलीट कर।
अभी तो यहाँ कुछ हुआ नहीं, 501 भी पड़ा हुआ है। एक बार कर्नल को रीस्टार्ट कर सकता। अब देखो यहाँ पर एक तो डिलीट हो गया होगा 501 वाला, तो ये नहीं मिलेगा। 501 था हमारा धोनी के बाद, 400 के बाद 501 गायब हो गया। सबकी सैलरी 1100 बढ़ गई और ये दोनों आ गए। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, जब मल्टीपल क्वारी चल रही हैं, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो सब बेकार है ये। तो कमिट तो होगा ही नहीं, कमिट तो यहाँ होगा आके। तो हर चीज के फायदे नुकसान चल रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से हम, अब अगर इस कोड को ध्यान से देखो तो कितना कोड है, 6 लाइन का तो कोड ही है। ये तो बार बार आप एग्जीक्यूट क्वेरी चला रहे हैं। बाकी एक्चुअल कोड तो 1 2 3, एक ये मान लो 4 5 6 बस। अब कितना एग्जीक्यूट कराएंगे, कितनी क्वेरी, वो तो आप पे डिपेंड करेगा ना, कितनी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर पाई माई एसक्यूएल की जगह माई SQL कनेक्टर यूज करूंगा, तो सिर्फ यहाँ पर नाम बदलेगा, बाकी पूरा कोड हमारा सेम रहेगा। कहीं कोई चेंज हमें नहीं करना है, अगर हम माई SQL कनेक्टर से करते हैं तो, है ना। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी क्वेरी हम चला रहे हैं, उसमें जो वैल्यूज आ रही है वो यूजर से रन टाइम पर इनपुट, अब तो हम पाइथन प्रोग्राम में आ गए, पाइथन प्रोग्राम में तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं ना। तो जो यूजर से हम नाम आईडी पासवर्ड मांगेंगे, वही हम चाहते हैं इंसर्ट हो जाए। तो कैसे होगा, हमने कहा चलो ये करके देख। तो अब हम जो आईडी है वो यूजर से इनपुट कराएंगे। नेम स्प्रिंग टाइप का यूजर से इनपुट कराएंगे, और सैलरी ये भी हम यूजर से इनपुट कराएंगे। और डिपार्टमेंट, अब ये चारों वैल्यू जो मैंने यूजर से इनपुट ली हैं वेरिएबल में आ गई। अब अगर मैं एक ऐसी क्वेरी चलाता हूं जिसमें डायनेमिक वैल्यू यूज होंगी, डायनेमिक वैल्यूज मतलब जिसमें कोई वेरिएबल आएगा, कोई एक्सप्रेशन आएगा, तो ऐसी क्वेरी को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक क्वेरी कहेंगे। तो एक क्वेरी होती है, इसको बोलते हैं स्टैटिक क्वेरी। स्टैटिक क्वेरी का मतलब है जिसमें सारी चीजें पहले से आपने बताई हैं, उसमें कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन यूज नहीं हो रहा है। एक होती है डायनेमिक क्वेरी, डायनेमिक क्वेरी उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल का यूज होता हो या कोई एक्सप्रेशन का यूज होता हो, तो ऐसी क्वेरी को डायनेमिक क्वेरी कहते हैं। इस बार आप चाहते हैं कि क्वेरी डायनेमिक बने, दैट मीन्स इसमें कुछ वेरिएबल्स का यूज हो, इसका यूज होना चाहिए यहाँ पर, इसका यूज होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो जब हम डायनेमिक क्वेरी को रन कराते हैं पाइथन के प्रोग्राम से, तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसका नाम होता है डेटाबेस पैरामीटर्स। डेटाबेस पैरामीटर का यूज करके
हम वेरिएबल और एक्सप्रेशन को अपनी क्वेरी में यूज करते हैं। अब डेटाबेस पैरामीटर का जो सिंबल होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस के बदलने से बदलता है। माइस्क्ल में पाइथन के साथ डेटाबेस पैरामीटर का सिंबल होता है %s। तो क्वेरी में जब भी आप %s लिखते हैं, इसकी जगह पर कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। दूसरा %s, तीसरा %s, चौथा। इसका मतलब है कि इस क्वेरी में ये 4 डेटाबेस पैरामीटर यूज हुए हैं। इन चारों की जगह पर या तो आप कोई वेरिएबल लगा सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। कहाँ? एग्जीक्यूट के अंदर पहला आर्गुमेंट क्वेरी। अगर क्वेरी स्टैटिक है तो दूसरे आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। अगर क्वेरी डेटाबेस पैरामीटर के साथ लिखी हुई है, दैट इज डायनेमिक क्वेरी है, तो सेकंड आर्गुमेंट में आप टपल पास करते हैं और उस टपल में क्या लिखेंगे? उस ऑर्डर में उन डेटाबेस पैरामीटर की वैल्यूज बताएंगे। तो पहला डेटाबेस पैरामीटर आपका है ये, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉय आईडी, तो ये ई। दूसरा डेटाबेस पैरामीटर नेम, तो नेम रिप्लेस होगा en वेरिएबल। तीसरा ई सेल और चौथा। ऐसी क्वेरी को क्या बोलते हैं? डायनेमिक क्वेरी या पैरामीटराइज क्वेरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है? हमारे डेटाबेस पैरामीटर यूज। बाकी सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी 305, एम्प्लॉय नेम क्या कर दें? बी कुमार, सैलरी 2 लाख रुपए का, या जो भी हो गई। तो ये इंटरव्यू के अंदर कभी भी पूछा जाता है कि पाइथन के प्रोग्राम से हम कितने तरह की क्वेरी चला सकते हैं। तो आप आंसर ये नहीं बोलेंगे कि इंसर्ट चला सकते हैं, डिलीट चला सकते हैं, सेलेक्ट चला सकते हैं। ऐसे तो बहुत हैं, खत्म ही नहीं होगी लिस्ट, ऐसे तो बहुत क्वेरी होती है। तो पूछने का मतलब ये था कि आप कितने तरह की क्वेरी चला सकते हैं? 2 तरह की, स्टैटिक क्वेरी, डायनेमिक क्वेरी। स्टैटिक क्वेरीज क्या होती हैं? जिनमें कोई वेरिएबल, कोई एक्सप्रेशन का यूज नहीं होता। डायनेमिक क्वेरीज क्या होती हैं? जिनमें कोई वेरिएबल है, जिनमें कोई एक्सप्रेशन का यूज होता है। डायनेमिक क्वेरीज को बनाने के लिए हम डेटाबेस पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस पैरामीटर सिंबल से दिखाए जाते हैं। वो सिंबल स्टैंडर्ड नहीं होता, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदलने से या डेटाबेस बदलने से बदल जाता है। माइस्क्ल में पाइथन के साथ डेटाबेस पैरामीटर का सिंबल है %s। जावा में कुछ और होगा। पाइथन में ही अगर डेटाबेस बदल जाए तो कुछ और डेटाबेस पैरामीटर का सिंबल हो सकता है। तो डेटाबेस पैरामीटर का सिंबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपको लैंग्वेज और डेटाबेस के हिसाब से देखना होता है। हमें नहीं पता, गूगल करना होगा। पता ये होना चाहिए कि डेटाबेस पैरामीटर होता है डायनेमिक क्वेरी बनाने के लिए। वो क्या होता है आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कल को नया डेटाबेस आएगा, नई लैंग्वेज आएगी तो बदल जाएगा। ठीक है। तो अब ये डेटाबेस पैरामीटर ऐसा नहीं है किसी इंसर्ट क्वेरी में चलेंगे, किसी भी क्वेरी में चलेंगे, चाहे वो डिलीट हो, चाहे अपडेट हो, चाहे इंसर्ट हो, चाहे क्रिएट हो, चाहे सेलेक्ट हो। कोई सी क्वेरी में आप वेरिएबल और एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आपको पैरामीटराइज क्वेरी या डायनेमिक क्वेरी आपको बनानी है। चलिए आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। अभी इसमें सेलेक्ट क्वेरी रह गई है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पाइथन से सेलेक्ट क्वेरी कैसे चलती है।